लखनऊ की उस रात में रोशनी इतनी अधिक थी कि अंधेरा भी शर्माकर महलनुमा हवेली की दीवारों से दूर खड़ा लग रहा था। मल्होत्रा हाउस के विशाल आंगन में शीशे के झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश के सितारे किसी अमीर आदमी की आज्ञा से नीचे उतार लिए गए हों। सफेद संगमरमर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और हर मेज पर चांदी के कटोरों में केसर मिली मिठाइयां रखी थीं। इसी उजाले के बीच राघव शर्मा अपने पुराने क्रीम रंग के कुर्ते में खड़ा था, जैसे सोने की थाली में रखा मिट्टी का दीपक। अनन्या मल्होत्रा ने आज बनारसी रेशम की गहरी लाल साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे धागों से बने बैलबूटे दूर से ही उसकी अमीरी का परिचय दे रहे थे। उसके गले में हीरे का हार था, कानों में झूमर और मांग में भरा सिंदूर उस विवाह की गवाही दे रहा था जिसे उसने कभी प्रेम कहकर स्वीकार किया था। फिर भी जब उसकी सहेलियां उसके पति की ओर देखती और होंठ दबाकर मुस्कुराती तो उसकी पलकों पर झिझक उतर आती। वह राघव का हाथ पकड़ना चाहती थी, पर भीड़ की निगाहें उसके साहस को बांध देती थी। राघव को ऐसे समारोहों से हमेशा डर लगता था, क्योंकि यहाँ आदमी का चेहरा नहीं, उसकी घड़ी, जूते, गाड़ी और खानदान पहले देखे जाते थे। उसने अपनी माँ सावित्री से चलते समय कहा था कि वह जल्दी लौट आएगा, पर माँ ने उसके माथे पर हल्दी चंदन लगाकर बस इतना कहा था, बेटा, जहां अपमान मिले वहां भी अपने संस्कार मत खोना। उसी वाक्य को वह भीतर ही भीतर जप रहा था। सामने बड़े बड़े उद्योगपति हंस रहे थे, महंगे इत्र की गंध हवा में तैर रही थी और उसका सीना अनजाने बोझ से भारी होता जा रहा था। आज विक्रम मल्होत्रा की कंपनी के 50 वर्ष पूरे हुए थे। शहर के मंत्री, न्यायाधीश, व्यापारी और अखबारों के लोग उस उत्सव में आमंत्रित थे। सबकी नजरें मल्होत्रा परिवार पर थीं, पर सबसे अधिक फुसफुसाहट राघव को लेकर हो रही थी। कोई कह रहा था कि यह वही गरीब दामाद है जिसे अनन्या ने जिद करके शादी में चुना था। कोई पूछ रहा था कि क्या सचमुच वह बनारस के पास किसी गली में मशीनें ठीक करता था। कुछ औरतें उसकी चप्पलों को देखकर अपनी हंसी पल्लू में छिपा रही थीं, जैसे गरीबी कोई बीमारी हो जो छू जाने से फैल जाए। अन्या ने 2 बार राघव से कहा कि वे थोड़ा सीधे खड़ा रहे और किसी से बहुत अधिक बात न करे। उसके स्वर में आदेश कम, बेचैनी अधिक थी, पर राघव ने उसे अपमान की तरह नहीं लिया। वह जानता था कि उसका संसार मिट्टी, पसीने और छोटी कमाई का संसार था, जबकि अनन्या ने बचपन से कांच के गिलास में बादाम का दूध और चांदी की थाली में भोजन देखा था। फिर भी पति पत्नी के बीच जो पुल प्रेम ने बनाया था, वह आज लोगों की हंसी से कांप रहा था। राघव ने बस धीमे से कहा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। उसके शब्दों में ऐसी सादगी थी कि अनन्या का चेहरा पल भर के लिए नरम पड़ गया। उसने याद किया कि यही आदमी कभी मूसलाधार बारिश में उसे अपनी पुरानी छतरी देकर खुद भीगता हुआ स्टेशन तक छोड़ने गया था। यही आदमी था जिसने उसके नाम, धन और परिवार को जाने बिना उसकी टूटी सैंडल अपने हाथों से ठीक की थी। लेकिन तभी मीरा उसके पास आई, चमकदार गाउन में लिपटी हुई और कान में बोली, अन्या, तुम्हारी पसंद सच में बहुत अलग है। इतने बड़े समारोह में तुम्हारे पति गांव के पंचायत सदस्य जैसे लग रहे हैं। अन्या का गला सूख गया। मीरा की बात पर अन्या ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली, पर वह मुस्कान भीतर से टूटे हुए कांच जैसी थी। राघव ने सब सुन लिया था, फिर भी उसने गर्दन नहीं झुकाई। उसे अपने कुर्ते की सिलवटों से लज्जा नहीं थी, क्योंकि उस कपड़े को सावित्री ने अपने हाथों से धोकर इस्त्री किया था। उसे अपनी साधारण घड़ी से शर्म नहीं थी, क्योंकि वह उसके पिता हरीश शर्मा की आखिरी निशानी थी। फिर भी पत्नी की आंखों में उठती बेचैनी ने उसे घायल किया। किसी पराये की हंसी से अधिक अपने का संकोच आदमी को भीतर तक जला देता है। इसी बीच करण मल्होत्रा सीढ़ियों से उतरता हुआ आया। वह विक्रम का भतीजा था और खुद को इस साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी मानता था। अनन्या की शादी राघव से होने के बाद से उसके भीतर एक काला डर पल रहा था कि कहीं यह गरीब दामाद भावनाओं के रास्ते संपत्ति में जगह न बना ले। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में वही ठंडक थी जो सांप के फन पर चमकती है। उसने राघव के कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में कहा, जीजाजी, आज तो आप भी करोड़पतियों की महफिल में आ ही गए। कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। राघव ने शांति से करण की ओर देखा, जैसे वह किसी बच्चे की बदतमीजी को क्षमा कर रहा हो। महफिल आपकी है करण बाबू, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तो अपनी पत्नी के साथ आया हूं। यह उत्तर साधारण था, पर करण को चुभ गया, क्योंकि उसमें भीख मांगने वाली विनम्रता नहीं थी।
वह चाहता था कि राघव आंखें नीची करे कांपे या अपने गरीब होने के लिए क्षमा मांगे, पर राघव की चुप्पी में एक ऐसी गरिमा थी जिसे खरीदना संभव नहीं था। करण ने उसी क्षण कुछ करने का निश्चय कर लिया। रात गहराती गई और संगीत तेज होता गया। पंडित जी ने मंच पर छोटी सी पूजा करवाई। फिर विक्रम मल्होत्रा की अनुपस्थिति में मेहमानों ने केक काटने की तैयारी शुरू कर दी। विक्रम अभी अपने निजी कक्ष में किसी पुराने मेहमान से मिल रहे थे। अनन्या को मंच पर बुलाया गया और राघव कुछ पीछे रह गया। उसी समय एक नौकरानी घबराई हुई आवाज में आई और बोली कि मैडम का हीरे का कंगन नहीं मिल रहा। वह कंगन अनन्या की नानी की निशानी बताया जाता था, जिसकी कीमत से किसी गरीब परिवार की 3 पीढ़ियां जी सकती थीं। भीड़ का स्वर अचानक बदल गया। अभी जो लोग मिठाई खा रहे थे वे संदेह की आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। करण ने नाटक करते हुए माथे पर हाथ रखा और बोला, अरे यह कैसे हो सकता है? इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच कोई बाहरी आदमी ही ऐसा कर सकता है। बाहरी आदमी शब्द हवा में तीर की तरह चला और सीधे राघव के सीने में लगा। कुछ आंखें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। राघव ने महसूस किया कि गरीब आदमी पर चोरी का आरोप लगाने के लिए सबूत की नहीं, बस उसकी गरीबी की आवश्यकता होती है। उसने अनन्या को देखा, पर वह स्वयं कांप रही थी। करण ने धीरे धीरे भीड़ को वहीं मोड़ दिया जहां वह चाहता था। उसने कहा कि कंगन आखिरी बार उस मेज पर देखा गया था जहां कुछ देर पहले राघव खड़ा था। एक वेटर ने डरते डरते सिर हिलाया, शायद नौकरी बचाने के लिए, शायद पहले से सिखाए जाने के कारण। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा ने उसके कान में कहा, मैंने कहा था ना, ऐसे रिश्तों में खतरा होता है। प्यार ठीक है, पर खून और परवरिश अपना असर दिखा ही देते हैं। इन शब्दों ने अनन्या के विवेक पर धूल डाल दी। वह पति को नहीं, सभा की आंखों को देखने लगी। राघव आगे बढ़ा और बोला, मुझे तलाशी लेनी हो तो ले लीजिए, पर मेरे इरादे पर उंगली मत उठाइए। उसके स्वर में न रोष था न भय, केवल ऐसी थकान थी जो जीवन भर गरीब आदमी अपने कंधे पर ढोता है। करण मुस्कुराया और बोला, तलाशी? वाह जीजाजी, इतनी जल्दी सफाई भी तैयार है। 2 सुरक्षा कर्मी असमंजस में खड़े रहे। अनन्या ने चाहा कि वह सबको रोक दे, पर उसकी प्रतिष्ठा, परिवार का नाम और मेहमानों की फुसफुसाहट उसे भीतर से चबा रहे थे। वह एक क्षण में पत्नी से मल्होत्रा परिवार की बेटी बन गई। तलाशी से पहले ही करण ने नाटकीय ढंग से राघव के पास रखे एक छोटे थैले की ओर इशारा किया। वह थैला राघव हमेशा अपने साथ रखता था, जिसमें मां की दवाई, पिता की पुरानी घड़ी और एक पीतल का छोटा सा पदक रहता था। सुरक्षा कर्मी ने थैला उठाया और सबके सामने खोल दिया। दवाइयों की पत्तियां, कपड़े का रुमाल और वह पुराना पदक बाहर गिर पड़े। हीरे का कंगन उसमें नहीं था, पर करण ने पदक उठाकर हंसते हुए कहा, देखिए, गरीब लोग भी अपने खजाने रखते हैं, कौन जाने असली सामान कहाँ छिपाया हो। यह सुनते ही राघव की आंखें पहली बार लाल हो गई। उसने आगे बढ़कर पदक करण के हाथ से ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरे पिता की निशानी को तमाशा मत बनाइए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसा दर्द था कि कुछ मेहमानों के चेहरे झुक गए। पर करण को मौका मिल गया था। उसने तुरंत कहा, देखा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ईमानदार आदमी को डर कैसा? अनन्या को लगा कि पूरा शहर उसकी ओर देख रहा है। उसे लगा जैसे उसका विवाह, उसका निर्णय, उसकी प्रतिष्ठा सब एक ही पल में कटघरे में खड़े हैं। राघव, सच बताओ, अनन्या ने कांपते स्वर में कहा। कंगन कहाँ है? यह प्रश्न सुनकर राघव की आत्मा जैसे रुक गई। उसने सोचा था कि दुनिया उस पर शक करेगी, पर अन्या नहीं। उसने अपनी पत्नी की आंखों में खोजा कि शायद वहां विश्वास का कोई छोटा दीपक अब भी जल रहा हो, पर वहां केवल भय और लज्जा थी। तुम भी? उसके होठों से बस इतना निकला। यह 2 शब्द किसी लंबे विलाप से अधिक भारी थे। अनन्या का चेहरा और कठोर हो गया, क्योंकि अपराध बोध से बचने का सबसे आसान रास्ता क्रोध होता है। भीड़ में किसी ने कहा कि पुलिस बुला ली जाए। किसी ने फुसफुसाकर पूछा कि क्या अनन्या ने प्रेम विवाह करके भूल की थी। मीरा ने अनन्या का हाथ दबाया, मानो कह रही हो कि अभी अपने परिवार की इज्जत बचा लो। करण ने आग में घी डालते हुए कहा, दीदी, आप चुप रहेंगी तो लोग समझेंगे कि आप भी साथ हैं। यह वाक्य अनन्या के भीतर बिजली की तरह गिरा। उसने राघव की ओर देखा, जिसकी आंखों में अपमान का समंदर था, फिर उन मेहमानों को देखा जो कल अखबारों में इस कहानी को नमक लगाकर सुनाते। अन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। राघव ने सोचा,
शायद वह उसका हाथ पकड़कर कहेगी कि मेरे पति पर कोई आरोप नहीं लगाएगा, पर अगले ही क्षण उसकी हथेली हवा में उठी और राघव के गाल पर पड़ गई। आवाज इतनी साफ थी कि संगीत रुक गया, बातों का शोर थम गया और झूमर की रोशनी भी जैसे कांप गई। राघव का चेहरा एक ओर मुड़ गया, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसने न गाली दी न सफाई, बस उसके गाल पर उभरती लाल रेखा के नीचे उसकी आंखों से विश्वास का अंतिम रंग उतरता चला गया। उस थप्पड़ में केवल एक पत्नी का क्रोध नहीं था, उसमें अमीरी का अहंकार, समाज का डर, मित्रों की हंसी और परिवार की झूठी प्रतिष्ठा सब शामिल थे। राघव ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया और अनन्या को देखा। वह नफरत भरी दृष्टि नहीं थी, बल्कि ऐसी टूटन थी जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़े। आज तुमने मुझे नहीं, उसने बहुत धीरे कहा, अपने ही सिंदूर को मारा है। अन्या के होंठ कांपे, पर वह कुछ बोल न सकी। करण ने भीतर ही भीतर जीत महसूस की। मेहमानों ने आंखों में सनसनी भर ली। तभी भीतर के गलियारे से विक्रम मल्होत्रा तेज कदमों से निकले। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही अधिकार था जिससे लोग दशकों से डरते आए थे। उन्होंने दूर से ही सभा की चुप्पी को महसूस किया और पूछा, यहां क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं दे पाया। करण आगे बढ़ा और बोला, चाचा जी, अनन्या का कंगन गायब है। शक। वह वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले विक्रम की नजर राघव के हाथ में पकड़े पीतल के पदक पर पड़ी। उनका चेहरा अचानक रक्तहीन हो गया, जैसे किसी ने अतीत का दरवाजा खोलकर उनके सामने खड़ा कर दिया हो। विक्रम कुछ क्षण तक पदक को देखते रहे। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, हरीश शर्मा, बहादुरी और सेवा। उनकी सांसें टूटने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से आगे बढ़कर पूछा, यह तुम्हें कहां से मिला? राघव ने आहत गर्व से उत्तर दिया, मेरे पिता का है। उन्हें यह किसी पुराने कारखाने में लोगों की जान बचाने के बाद मिला था। विक्रम के घुटने जैसे जवाब दे गए। उनके कानों में फिर से आग की लपटों की आवाज भर गई। वह रात लौट आई जब धुएं में घिरा युवा विक्रम मृत्यु को अपनी ओर आता देख रहा था। सभा में कोई समझ नहीं पा रहा था कि करोड़ों का मालिक अचानक ऐसे क्यों कांप रहा है। विक्रम ने पदक को छूने की कोशिश की, पर राघव ने उसे सीने से और कस लिया। तुम्हारे पिता का नाम हरीश शर्मा था? विक्रम ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। राघव ने सिर हिलाया। मां का नाम सावित्री। यह सुनकर राघव चौंक गया। आप मेरी मां को कैसे जानते हैं? उसके प्रश्न में संदेह भी था और पीड़ा भी। विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें देखकर मेहमानों की सांसें अटक गईं। अगले ही पल वह दृश्य हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम मल्होत्रा, जिनके सामने मंत्री कुर्सी छोड़ देते थे, जिनके हस्ताक्षर से सैकड़ों परिवारों की रोजी तय होती थी, धीरे धीरे झुके और राघव के पैरों के पास बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपना माथा राघव की चप्पलों के निकट झुका दिया। पूरी सभा पत्थर बन गई। अनन्या के हाथ से पल्लू छूट गया। करण का चेहरा राख जैसा हो गया। राघव घबराकर पीछे हटना चाहता था, पर विक्रम ने उसके पैर पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो बेटा, विक्रम रोते हुए बोले। तुम उस आदमी के पुत्र हो जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। मैं आज जो कुछ हूं, उसकी नींव तुम्हारे पिता की राख पर खड़ी है। मैंने उन्हें ढूंढने की कसम खाई थी, पर दौलत के महलों में मेरा वचन खो गया। आज मेरी बेटी ने उसी घर के बेटे को सबके सामने अपमानित किया, जिसके ऋण से हमारा नाम, हमारा व्यापार और हमारा सांस लेना तक बंधा हुआ है। उनके शब्दों ने पूरे आंगन को श्मशान जैसी चुप्पी से भर दिया। राघव ने अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी देह सुन्न थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो आदमी अभी तक उसके जीवन में केवल दूर का अमीर ससुर था, वह अचानक पिता के नाम पर क्यों टूट रहा है। अनन्या पीछे हट गई, मानो उसके पैरों के नीचे की संगमरमर की जमीन दलदल बन गई हो। उसका थप्पड़ अब उसके अपने हाथ पर जल रहा था। उसने राघव का चेहरा देखा, वही चेहरा जिस पर उसने अभी सबके सामने अविश्वास की मुहर लगा दी थी। उसके कानों में राघव के शब्द गूंज रहे थे कि उसने अपने सिंदूर को मारा है। करण ने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज गले में फंस गई। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली कि कंगन पूजा की थाली के पीछे मिल गया है, शायद फूलों के नीचे दब गया था। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई, पर किसी में साहस नहीं था कि राघव से आंख मिला सके। सच्चाई ने चोरी का आरोप तो धो दिया, पर अपमान का दाग वैसे ही चमक रहा था। राघव ने चुपचाप अपना पदक उठाया,
उसे रुमाल में लपेटा और थैले में रख लिया। उसके गाल की लालिमा अब भी सबको आईना दिखा रही थी। विक्रम अब भी झुके हुए थे। राघव ने बहुत धीरे से उन्हें बाहों से पकड़कर उठाया। मेरे पिता ने अगर आपको बचाया था, उसने भारी आवाज में कहा, तो वह किसी बदले, सम्मान या धन के लिए नहीं था। माँ कहती हैं, उन्होंने अपना धर्म निभाया था, पर आज आपने मुझे नहीं, उस धर्म को रोते हुए देख लिया। यह सुनकर विक्रम और टूट गए। अनन्या आगे बढ़ी, पर राघव की आंखों ने उसे रोक दिया। वहां कोई गुस्सा नहीं था, इसलिए वह और भी भयानक था। गुस्सा आदमी को दूर करता है, पर टूटा विश्वास आदमी को खाली कर देता है। राघव ने सभा की ओर देखा, जहां कुछ देर पहले लोग उसे चोर मानने को तैयार थे। अब वही चेहरे झुके हुए थे, जैसे हर आंख अपने भीतर छिपे अहंकार से डर गई हो। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी से क्षमा नहीं मांगी, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस अपने गाल को हल्के से छुआ, जहां पत्नी की हथेली का निशान अब भी जल रहा था। फिर वह मुड़ा और बिना शोर किए बाहर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे झूमर जलते रहे, संगीत के वाद्य मौन पड़े रहे, और मल्होत्रा हाउस की सारी रोशनी पहली बार अपनी ही चमक से शर्मिंदा लगने लगी। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अनन्या की सांस टूट गई। वह दौड़कर उसके पीछे जाना चाहती थी, पर उसके पैरों में जैसे पाप की बेड़ियां पड़ गई थीं। विक्रम ने कांपती आवाज में पुकारा, राघव बेटा रुको। राघव ठहरा, मगर पीछे नहीं मुड़ा। बाहर रात की हवा में गुलाब और धुएं की मिलीजुली गंध थी। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे अपने पिता से पूछ रहा हो कि सम्मान खोने के बाद आदमी कहां जाए। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। आज उन्हें झूठ नहीं बोल पाऊंगा कि सबने मुझे सम्मान दिया। उसके कदम हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। हाथ अब भी कांप रहा था, जैसे हथेली ने किसी और को नहीं, उसके अपने भाग्य को चोट पहुंचाई हो। विक्रम मल्होत्रा संगमरमर के फर्श पर बैठ गए और पहली बार धनवान होकर भी कंगाल दिखाई दिए। करण भीड़ में खड़ा था, पर उसकी आंखों में भय का पहला बीज पड़ चुका था। ऊपर छत पर जलते दियों की लौ हवा से कांप रही थी। किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। उस रात मल्होत्रा परिवार के उत्सव में कर्म का पहला हिसाब खुल गया था। 24 वर्ष पहले बनारस से कुछ दूर बसे छोटे से गांव रामपुर खेड़ा की सुबहें हमेशा गंगा की नमी और चूल्हे के धुएं से खुलती थी। कच्चे रास्तों पर बैलों के खुरों की आवाज गूंजती और दूर मंदिर की घंटी ऐसे बजती जैसे किसी बूढ़ी मां की प्रार्थना आकाश तक जा रही हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा घर था, जहां हरीश शर्मा अपनी पत्नी सावित्री और 3 वर्ष के राघव के साथ रहता था। गरीबी थी, पर भीतर आत्मसम्मान का दिया कभी बुझा नहीं था। हरीश शर्मा पेशे से मशीन मिस्त्री था, पर गांव के लोग उसे केवल मिस्त्री नहीं, भरोसे का आदमी कहते थे। उसके हाथों में तेल और लोहे की गंध रहती, पर आंखों में एक शांत उजाला था। वह मल्होत्रा टेक्सटाइल मिल में काम करता था, जहां हजारों धागे कपड़ा बनते थे और हजारों गरीबों की सांसें मजदूरी में बंधी रहती थीं। हरीश अक्सर कहता था कि मशीन भी इंसान जैसी होती है, उसे समय पर देखभाल और सम्मान चाहिए। सावित्री हंसकर कहती कि वह मशीनों से भी वैसे ही बात करता है जैसे किसी बच्चे से करता हो। राघव तब बहुत छोटा था, पर उसे पिता की उंगली पकड़कर मिलके बाहर तक जाना याद था। हरीश उसे कभी भीतर नहीं ले जाता, क्योंकि वहां भाप, शोर और गर्म लोहे का संसार था। फिर भी दरवाजे से खड़ा बच्चा जब बड़े बड़े चरखों को घूमते देखता, तो उसे लगता जैसे दुनिया का पहिया उसके पिता के हाथों से चलता है। हरीश लौटते समय जेब से गुड़ की छोटी डली निकालकर उसके हाथ में रखता और कहता, मीठा कम मिले तो भी मन कड़वा मत करना। यह वाक्य राघव की स्मृति में धीरे धीरे धर्म बनकर बैठ गया। मल्होत्रा मिल तब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी, पर उसके मालिकों की महत्वाकांक्षा मजदूरों के पसीने से तेज चलती थी। पुराने सुरक्षा यंत्र कई बार चेतावनी दे चुके थे, मगर खर्च बचाने के लिए मरम्मत टाली जाती रही। हरीश ने बार बार प्रबंधक को बताया कि बॉयलर के पास की वायरिंग कमजोर है और सूखे कपास के ढेर आग को पल भर में राक्षस बना सकते हैं, पर गरीब मजदूर की बात उतनी ही सुनी जाती थी जितनी आंधी में किसी दीपक की आवाज। कागजों में हस्ताक्षर हुए, आश्वासन मिला और खतरा वहीं सोता रहा। उन दिनों युवा विक्रम मल्होत्रा अपने पिता की छाया से निकलकर व्यापार संभालना सीख रहा था। वह तेज दिमाग वाला, महत्वाकांक्षी और भीतर से थोड़ा अहंकारी था।
मगर पूरी तरह निर्दयी नहीं था। मजदूरों से दूरी रखता था, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि मालिक और मजदूर के बीच सम्मान की नहीं, अनुशासन की दीवार होनी चाहिए। फिर भी वह हरीश को पहचानता था, क्योंकि कई बार संकट के समय वही आदमी मशीन को फिर चलने लायक बना देता। विक्रम ने कभी उसे बैठाकर चाय नहीं पिलाई, पर उसकी मेहनत पर चुपचाप निर्भर रहता था। एक शाम सावन की बारिश के बाद मिल में नमी और कपास की गंध घुली हुई थी। बाहर आसमान पर बादल भारी थे और भीतर मजदूर ओवरटाइम कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर समय पर भेजना था। हरीश की ड्यूटी समाप्त हो चुकी थी, पर उसने बॉयलर रूम से आती अजीब कराह जैसी आवाज सुनी। वह घर लौट सकता था, पर उसका मन मान नहीं रहा था। उसने अपना पुराना टिफिन बंद किया, भगवान विश्वनाथ का नाम लिया और मशीनों की पंक्ति के बीच से तेजी से आगे बढ़ गया। उसी क्षण भाग्य अपनी सबसे कठिन परीक्षा लिख रहा था। बॉयलर रूम के पास पहुंचते ही हरीश ने देखा कि तारों से चिंगारियां गिर रही थी और तेल भीगे कपड़े पास ही पड़े थे। उसने तुरंत बिजली बंद कराने के लिए चिल्लाया, पर शोर में उसकी आवाज दब गई। कुछ ही पलों में एक चमक उठी, फिर लपटे कपास के ढेरों में ऐसे दौड़ी जैसे सूखी घास में नागिन फिसलती हो। मजदूर इधर उधर भागने लगे और धुआं गलियारों में भर गया। किसी ने पानी लाने की कोशिश की, किसी ने दरवाजा खोलना चाहा, पर भगदड़ ने समझ को पैरों तले कुचल दिया। हरीश ने उस भय में भी दिशा नहीं खोई। विक्रम उसी समय निरीक्षण के लिए भीतर आया हुआ था। आग फैलते ही उसके साथ आए लोग किसी तरह बाहर भाग निकले, पर वह पीछे के कांचदार कमरे में फंस गया, जहां दरवाजे की लकड़ी गर्म होकर अटक चुकी थी। धुएं ने भीतर सांस लेना कठिन कर दिया। वह पहली बार समझ रहा था कि मृत्यु धनवान और गरीब में अंतर नहीं करती। उसने कांच पीटा, पर बाहर कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। तभी धुएं की दीवार के पार हरीश को उसका धुंधला चेहरा दिखा। उसने बिना सोचे अपनी गीली कमीज मुंह पर बांधी और आग की ओर दौड़ पड़ा। हरीश ने लोहे की रॉड से दरवाजे पर कई वार किए। हर वार के साथ उसकी हथेलियां जलती, आंखों में धुआं भरता और छाती में आग उतरती। बाहर से कोई चिल्लाया कि भीतर मत जाओ, पर उसने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि अगर एक जान बच सकती है तो डर को बाद में देखा जाएगा। आखिर दरवाजा टूटा और विक्रम लड़खड़ाता हुआ बाहर गिर पड़ा। हरीश ने उसे कंधे से पकड़ा, धुएं में झुककर रास्ता खोजा और लगभग घसीटते हुए बाहर लाया। जब लोग विक्रम को खींचकर सुरक्षित ले गए, तब उन्हें याद आया कि हरीश अभी पीछे रह गया है। आग ने उसी समय ऊपर की लकड़ी की बीम को निगल लिया। हरीश बाहर आने ही वाला था कि जलती हुई बीम उसके कंधे और पीठ पर गिर पड़ी। उसकी चीख मिल की दीवारों से टकराकर रह गई। कुछ मजदूरों ने जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला, पर तब तक उसका शरीर गंभीर रूप से जल चुका था। विक्रम अर्धचेतन अवस्था में था, पर उसने हरीश को स्ट्रेचर पर रखे देखा। उनके बीच एक क्षण के लिए आंखें मिली। हरीश की आंखों में शिकायत नहीं थी, केवल यह संतोष था कि बचाया हुआ आदमी सांस ले रहा है। यही संतोष बाद में विक्रम की आत्मा पर बोझ बन गया। अस्पताल शहर का छोटा सरकारी अस्पताल था, जहां दवाइयों से अधिक प्रतीक्षा मिलती थी। सावित्री को जब खबर मिली तो वह नंगे पांव भागती हुई पहुंची। उसकी साड़ी का पल्लू कीचड़ से भर गया था, पर उसे कुछ पता नहीं था। राघव पड़ोसन की गोद में रो रहा था। जब सावित्री ने हरीश को सफेद पट्टियों में लिपटा देखा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह बस उसके पैरों के पास बैठ गई और अपने माथे को ठंडी लोहे की खाट से लगा दिया। हरीश ने बड़ी कठिनाई से आंखें खोली और मुस्कुराने की कोशिश की। रो मत सावित्री, हरीश ने टूटी सांसों में कहा। जिस आग से डरकर भागता, वह मेरी आत्मा को जीवन भर जलाती रहती। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो पट्टियों के बीच से मुश्किल से दिख रहा था। उसने कहा कि उसे धर्म की बातें नहीं चाहिए, उसे उसका पति चाहिए। हरीश की आंखों में नमी आई, पर स्वर शांत रहा। हम गरीब हैं, पर गरीब होकर भी किसी की जान बचाने का अधिकार भगवान ने हमसे नहीं छीना। राघव को कहना वह कभी अपने हाथ फैलाकर मेरा नाम छोटा न करे। सेवा का हिसाब भगवान रखता है, मनुष्य नहीं। विक्रम अगले कमरे में उपचार पा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि वह बच जाएगा, क्योंकि हरीश ने समय पर उसे बाहर निकाल लिया। विक्रम के पिता आए, अधिकारियों से बात हुई, मुआवजे की फाइल बनी और कुछ लोग कैमरे लेकर भी पहुंचे, मगर सावित्री को किसी कैमरे से कुछ लेना देना नहीं था।
वह हरीश की सांसों की गिनती सुन रही थी। रात के अंतिम पहर हरीश ने उससे कहा कि यदि कभी मालिक लोग मदद दें तो उसे दया समझकर नहीं, मजदूर के अधिकार की तरह स्वीकार करना, पर अपने सम्मान का सौदा मत करना। इसके बाद उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हरीश की चिता गंगा किनारे जली, जहां धुआं आकाश में उठते हुए मानो मिल की आग से मिल गया। सावित्री ने राघव को गोद में लेकर अग्नि की लपटों को देखा और भीतर ही भीतर पत्थर बन गई। गांव की औरतें विलाप कर रही थी, पुरुष चुपचाप खड़े थे और छोटा राघव समझ नहीं पा रहा था कि पिता राख होकर कहां चले जाते हैं। विक्रम भी दूर खड़ा था, चेहरे पर पट्टियां, आंखों में अपराध बोध। उसने सावित्री के सामने हाथ जोड़कर कसम खाई कि वह इस परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सावित्री ने केवल इतना कहा, कसम भगवान को सुनाई देती है साहब। शुरू के कुछ सप्ताह तक मल्होत्रा परिवार से लोग आए, कुछ रुपए, राशन और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। हरीश को बहादुरी का पीतल का पदक मिला, जिस पर उसका नाम उकेरा गया था। गांव के प्रधान ने भाषण दिया कि ऐसा आदमी समाज का गौरव होता है, पर भाषण समाप्त होते ही सब अपने अपने जीवन में लौट गए। विक्रम ने भी कई बार खोज खबर लेने की सोची, पर व्यापार, अदालत, बैंक और नए कारखानों की दौड़ ने उसकी स्मृति पर धूल जमा दी। उसने अपने अपराध बोध को दान और पूजा से ढंकना चाहा, पर हरीश का चेहरा कभी पूरी तरह गया नहीं। सावित्री ने किसी के सामने हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया। उसने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में आटा पीसा और त्योहारों पर पापड़ बेचकर राघव को स्कूल भेजा। रात को वह मिट्टी के दिए की लौ में हरीश का पदक साफ करती और उसे कपड़े में बांधकर संदूक में रख देती। राघव बड़ा होता गया और हर बार जब वह पिता के बारे में पूछता, सावित्री उसे केवल वीरता की कहानी नहीं सुनाती थी, वह उसे यह भी बताती कि साहस का अर्थ केवल किसी को बचाना नहीं, अपमान सहकर भी अपने भीतर की भलाई को बचाए रखना है। गांव के बच्चों के पास रंगीन बैग, नए जूते और त्योहारों पर खिलौने आते, पर राघव के पास अक्सर पुराने कपड़े और उधार की किताबें होती। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते कि उसका पिता मालिकों के लिए मर गया और बदले में कुछ नहीं मिला। एक दिन वह रोता हुआ घर आया और बोला कि पिता मूर्ख थे। सावित्री ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, पर उसकी आंखों में ऐसा दुख उतर आया कि राघव का सिर झुक गया। उसने संदूक खोला, पदक उसकी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, यह सोना नहीं है, पर इसमें तेरे पिता की आत्मा का उजाला है। इसे कभी कीमत से मत तौलना। राघव ने उसी दिन पहली बार गरीबी और अपमान के बीच का अंतर समझा। गरीबी पेट को खाली करती है, पर अपमान आत्मा को। उसने तय किया कि वह मेहनत करेगा, पढ़ेगा और अपनी मां को कभी किसी के दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देगा। स्कूल से लौटकर वह चाय की दुकान में गिलास धोता, शाम को एक साइकिल मरम्मत की दुकान पर बैठता और रात को मां के पास पढ़ाई करता। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मशीनों की भाषा सीखने लगीं, जैसे पिता का कौशल रक्त के रास्ते लौट आया हो। लोग कहते थे, हरीश का बेटा है, लोहे को छूता है तो मशीन चल पड़ती है। सावित्री ने उसे कभी मल्होत्रा परिवार के खिलाफ जहर नहीं पिलाया। वह कहती, जिसे बचाया गया उसकी भूल उसका कर्म है, जिसने बचाया उसका पुण्य अलग है। यह वाक्य राघव को कई बार उलझाता, क्योंकि उसे लगता कि न्याय का अर्थ तुरंत परिणाम होना चाहिए, पर मां समझाती कि कर्म का बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप रहता है, फिर समय आने पर अंकुर बनता है। मनुष्य जल्दी में हिसाब चाहता है, भगवान धैर्य से न्याय करता है। राघव ने मां की बात मान ली, पर भीतर कहीं एक प्रश्न हमेशा जीवित रहा कि क्या अमीर लोग कभी सचमुच याद रखते हैं। वर्ष बीतते गए। विक्रम मल्होत्रा ने नई मिलें, होटल, दफ्तर और आलीशान मकान बनाए। उसके समाचार अखबारों में छपते, तस्वीरें व्यापार पत्रिकाओं में आती और उसे समाज सेवी भी कहा जाने लगा। कभी कभी किसी समारोह में आग से बचने की पुरानी कहानी का उल्लेख होता, पर हरीश का नाम धीरे धीरे धुंधला कर दिया जाता। लोग कहते, विक्रम जी ने संघर्ष से साम्राज्य बनाया। कोई यह नहीं पूछता कि उस संघर्ष के प्रारंभ में किस मजदूर की जली हुई पीठ पड़ी थी। यही दुनिया की रीति थी, जहां स्मारक अमीरों के नाम पर बनते हैं और बलिदान गरीबों की राख में दब जाते हैं। राघव किशोर हुआ तो उसने बनारस की एक तकनीकी कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया। फीस भरने के लिए सावित्री ने अपनी 2 चूड़ियां बेच दी, जो विवाह की आखिरी निशानी थी। राघव को जब पता चला तो वह बहुत रोया, पर मां ने कहा कि सोने की चूड़ी हाथ सजाती है, बेटे की शिक्षा जीवन सजाती है। उसने वहीं इंजन,
करघे, पुराने जनरेटर और पानी की मोटरें ठीक करना सीखा। वह मजदूरों के बीच बैठता, उनकी थकान सुनता और हर मशीन में आदमी की रोटी की आवाज सुनता। उसे समझ आ गया कि श्रम केवल मजदूरी नहीं, मनुष्य की गरिमा है। हर वर्ष हरीश की पुण्यतिथि पर सावित्री गंगा किनारे दिया बहाती। राघव उसके साथ जाता। दोनों चुपचाप जल को देखते और फिर लौटते समय मंदिर में प्रसाद चढ़ाते। सावित्री कभी भगवान से धन नहीं मांगती थी। वह केवल कहती कि मेरे बेटे का माथा झुके तो करुणा में झुके, डर या लालच में नहीं। राघव उस प्रार्थना को सुनकर भीतर से कठोर भी होता और कोमल भी। उसने पिता का पदक हमेशा अपने थैले में रखना शुरू कर दिया। जब भी कोई उसे छोटा समझता, वह कपड़े में लिपटे उस पदक को छूकर अपने रक्त की गरिमा याद कर लेता। उधर विक्रम की आत्मा में दबा अपराध बोध कई बार नींद के बीच जाग उठता। उसे सपने में आग दिखाई देती, धुएं के भीतर हरीश की खांसी सुनाई देती और कोई आवाज पूछती कि वचन कहाँ गया। वह सुबह उठकर मंदिर में दान कर देता, किसी अस्पताल को चेक भेज देता या गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता घोषित कर देता। पर जिसे खोजकर सिर झुकाना था, उसे खोजने का साहस नहीं जुटा पाता। शायद वह डरता था कि सावित्री की आंखें उसे माफ नहीं करेंगी। शायद वह अपनी सफलता की दीवार पर वह काला धब्बा नहीं देखना चाहता था। एक बार उसने पुराने कागज निकलवाए भी, पर मिल के रिकॉर्ड में आग के बाद बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। हरीश शर्मा का नाम एक पीले पन्ने पर मिला, पर पता अधूरा था। विक्रम ने खोज आगे बढ़ाने का आदेश दिया। फिर किसी नए प्रोजेक्ट, किसी अदालत के केस और किसी राजनीतिक भोज ने उस आदेश को निगल लिया। आदमी की व्यस्तता कई बार उसके पाप की सबसे सुरक्षित अलमारी बन जाती है। वर्षों बाद जब उसने अपनी बेटी अनन्या को बड़ा होते देखा, तो उसे लगा कि वह अपनी अगली पीढ़ी को केवल धन दे रहा है, ऋण का सच नहीं। सावित्री ने राघव को यह कभी नहीं बताया कि विक्रम ने कितनी बड़ी कसम खाई थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे के मन में अधिकार की आग न लगे। वह कहती, जिस घर में कोई ऋण हो, वहां दरवाजा भगवान अपने समय पर खुलवाता है। राघव ने इस बात को आधा समझा, आधा नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसके पिता ने किसी मालिक की जान बचाई थी और उस घटना के बाद उनका घर और गरीब हो गया था। फिर भी उसने पिता को कभी दोष नहीं दिया। उसने जाना कि मनुष्य की महानता परिणाम से नहीं, चुनाव से मापी जाती है। जब राघव पहली बार अनन्या से मिला, तब उसे यह मालूम नहीं था कि वह उसी विक्रम मल्होत्रा की बेटी है। यह बात बाद में उसके जीवन की सबसे विचित्र विडंबना बनने वाली थी, लेकिन उस समय तक उसकी दुनिया मां, काम, गंगा, औजारों और पिता के पदक के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने प्रेम की कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि गरीब आदमी पहले रोटी, फिर दवा, फिर मां की चिंता करता है। सपनों की बारी बहुत देर से आती है, पर नियति अक्सर वहीं से रास्ता मोड़ती है जहां आदमी ने कोई इच्छा भी न रखी हो। उस रात लखनऊ के महलनुमा आंगन में जब विक्रम ने पदक देखा, तो वर्षों की धूल एक पल में उड़ गई। उनके सामने न राघव गरीब दामाद था, न पुराना कुर्ता पहना कोई असहज युवक। उनके सामने वही धधकती मिल थी, वही टूटा दरवाजा, वही जलती बीम और हरीश की आंखें थी जिनमें मरते समय भी शिकायत नहीं थी। उन्हें लगा जैसे कर्म ने उनके साम्राज्य के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, सीधे भीतर आकर सिंहासन हिला दिया है। जिस ऋण को वह भूल गए थे, वह बेटी के हाथ के थप्पड़ से जाग उठा था। राघव को उस क्षण अतीत का पूरा सच नहीं मालूम था, फिर भी उसके भीतर पिता की स्मृति किसी दीपक की तरह कांप रही थी। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि गरीब का इतिहास कभी सचमुच मिटता नहीं। वह किसी पुराने पदक, किसी मां की चुप्पी, किसी जलती हुई रात और किसी अनकहे वचन में बचा रहता है। दुनिया चाहे उसे बिना वंश का, बिना हैसियत का, बिना कीमत का आदमी समझे, पर उसके रक्त में एक ऐसे मनुष्य की विरासत थी जिसने धनवान की सांस बचाने के लिए अपनी सांस दे दी थी। यही विरासत अब सबके सामने खड़ी थी। अनन्या मल्होत्रा ने राघव को पहली बार किसी शाही दावत, कॉलेज के उत्सव या व्यापारिक बैठक में नहीं देखा था। वह उसे बनारस की एक बरसाती दोपहर में मिली थी, जब गंगा के घाटों पर भीड़ कम थी और बादल शहर के ऊपर ऐसे झुके थे जैसे पुरानी हवेलियों के दुख सुनना चाहते हों। मल्होत्रा ट्रस्ट की ओर से गरीब बुनकर परिवारों को सहायता बांटने का कार्यक्रम था और अनन्या अपने पिता की कंपनी की प्रतिनिधि बनकर आई थी। उसके साथ कैमरे, कर्मचारी, कारें और व्यवस्था थी, पर उसके भीतर एक अनजानी खाली जगह भी थी।
वह बचपन से दान के समारोहों में जाती रही थी, जहां अमीर लोग गरीबों के बीच कंबल बांटते हुए तस्वीरें खिंचवाते थे और फिर वातानुकूलित गाड़ियों में बैठकर लौट आते थे। पर बनारस में उस दिन कुछ अलग था। यहां गरीबी किसी मंच पर खड़ी वस्तु नहीं थी। वह गलियों की दीवारों, बच्चों की आंखों और स्त्रियों की सूखी हथेलियों में सांस ले रही थी। अन्या ने पहली बार इतने पास से उन करघों को देखा जिनके धागों से उसके घर की महंगी साड़ियां बनती थी। उसे लगा सुंदरता का बोझ किसी और की कमर तोड़ता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। नदी के किनारे से लौटते समय कार का रास्ता कीचड़ और भीड़ में फंस गया। बाकी लोग छतरियां लेकर आगे निकल गए, पर अन्या अपनी ऊंची सैंडल और रेशमी दुपट्टे में लड़खड़ा गई। एक पत्थर पर उसका पैर मुड़ा और सैंडल की पट्टी टूट गई। ड्राइवर दूर था, फोन का सिग्नल टूट रहा था और बारिश उसके चेहरे से मेकअप धो रही थी। उसी समय एक युवक ने बिना किसी हड़बड़ी के पास आकर कहा, मैडम, अगर अनुमति हो तो मैं इसे बांध दूं, रास्ता लंबा है। अनन्या ने पहले संकोच से उसे देखा। उसके कपड़े साधारण थे, हाथों पर मशीन के तेल के निशान थे और बाल बारिश से भीगे हुए माथे पर चिपके थे, पर उसकी आंखों में न लालच था, न चापलूसी, न उत्सुकता। वह बस टूटी सैंडल को एक छोटी समस्या की तरह देख रहा था जिसे ठीक किया जा सकता था। उसने जेब से पतली तार निकाली, घुटनों के बल बैठा और इतनी सावधानी से पट्टी बांधी जैसे किसी की इज्जत संभाल रहा हो। अनन्या पहली बार समझ नहीं पाई कि एक अजनबी की चुप्पी इतनी सम्मानपूर्ण कैसे हो सकती है। बारिश तेज हो गई तो राघव ने अपनी पुरानी छतरी उसकी ओर बढ़ा दी। अनन्या ने पूछा कि वह खुद कैसे जाएगा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, बनारस में भीगना सजा नहीं, कभी कभी आशीर्वाद भी होता है। वह वाक्य सुनकर अनन्या ठिठक गई। उसके संसार में बारिश, ट्रैफिक, गंदगी और असुविधा थी, पर इस युवक के लिए वही बारिश गंगा की तरह पवित्र थी। वह उसके साथ गली के मोड़ तक चला, रास्ते में भीड़ से बचाता रहा, पर उसने एक बार भी उसका नाम, परिवार या पता नहीं पूछा। यह उदासीनता नहीं, मर्यादा थी। जब कार तक पहुंचकर अनन्या ने धन्यवाद कहना चाहा, तो युवक ने सिर झुकाकर बस इतना कहा कि किसी की मदद का हिसाब नहीं रखा जाता। उसने अपना नाम राघव बताया और मुड़ गया। अनन्या ने उसे जाते हुए देखा। उसका कुर्ता बारिश से शरीर से चिपक गया था, फिर भी चाल सीधी थी। उस शाम होटल के कमरे में लौटकर उसने हीरे के झुमके उतारे, पर कानों में राघव की आवाज रह गई। उसे पहली बार लगा कि सभ्यता महंगे स्कूलों में नहीं, कभी कभी उन गलियों में जन्म लेती है जहां लोग बिना पहचान पूछे सहारा दे देते हैं। अगले दिन वह बहाने से फिर उसी बुनकर बस्ती गई। कर्मचारियों ने समझा कि वह सर्वेक्षण करना चाहती है, पर उसका मन उस युवक को खोज रहा था। राघव एक छोटी कार्यशाला में पुराना करघा खोलकर बैठा था। चारों ओर लोहे के पुर्जे, तेल की गंध और मजदूरों की आवाज थी। अनन्या को देखते ही वह खड़ा हो गया, पर उसके चेहरे पर आश्चर्य से अधिक संयम था। उसने पूछा कि सैंडल ठीक रही या नहीं। अनन्या हंस पड़ी, क्योंकि किसी ने उससे उसकी कार, होटल या नाम नहीं पूछा था, केवल सैंडल की चिंता की थी। उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। अनन्या ने बुनकरों की मजदूरी के बारे में पूछा और राघव ने बिना कटुता के बताया कि कैसे बड़ा व्यापारी धागे का मोल तय करता है, पर श्रम का मोल अक्सर भूल जाता है। उसने अपने पिता का नाम लिया, पर विस्तार नहीं किया। उसने कहा कि मशीन टूटे तो मालिक तुरंत मिस्त्री बुला लेते हैं, पर मजदूर टूटे तो उसे आलसी कह दिया जाता है। अनन्या सुनती रही। उसे लगा कि राघव की बातों में किताबों का ज्ञान कम, जीवन का अनुभव अधिक है। उसके शब्दों ने उसके भीतर की सुविधा को असहज कर दिया। कुछ सप्ताहों तक अनन्या बनारस आती जाती रही, कभी ट्रस्ट के काम से, कभी बिना स्पष्ट कारण के। राघव उससे दूरी बनाए रखता, पर उसका सम्मान कभी कम नहीं करता। वह उसे घाटों की सुबह दिखाता, काशी विश्वनाथ की गलियों में भीड़ से बचाता, चाय की छोटी दुकान पर कुल्हड़ थमाता और बताता कि गरीब आदमी के पास समय कम होता है, फिर भी वह त्योहारों में भगवान के लिए दिया अवश्य जलाता है। अनन्या ने पहली बार ऐसी दुनिया देखी जहां टूटी छतों के नीचे भी लोग अपने अतिथि को आधी रोटी बांट देते थे। सावित्री ने भी अनन्या को देखा। वह तुरंत समझ गई कि यह लड़की किसी बड़े घर से आई है, क्योंकि उसके बैठने, बोलने और चुप रहने तक में परवरिश की चमक थी। पर सावित्री ने उसे दरी पर बैठाया, पीतल के गिलास में पानी दिया और बिना झिझक पूछा कि बेटी, तुम्हें इस गरीब घर में असुविधा तो नहीं हो रही?
अनन्या ने पहली बार किसी गरीब स्त्री के सामने अपने धन को छोटा महसूस किया। सावित्री की साड़ी फीकी थी, पर माथे पर ऐसी शांति थी जो उसके घर की महंगी पूजा में भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे प्रेम ने उनके बीच पांव रख दिए, पर वह तेज आंधी की तरह नहीं आया। वह छोटी छोटी बातों में उगा। अनन्या को राघव की वह आदत प्रिय लगी कि वह हर भोजन से पहले अपनी मां की थाली लगाता था। राघव को अनन्या की वह बेचैनी छूती थी जब वह बुनकरों की बेटियों के लिए स्कूल की बात करती। दोनों अलग संसारों से थे, पर कुछ क्षणों में उन्हें लगता कि मनुष्य की असली जाति करुणा है। फिर भी राघव कई बार पीछे हटता। वह कहता, तुम्हारा रास्ता ऊंचा है, मेरे पांव मिट्टी के हैं। अनन्या इस बात पर नाराज हो जाती। वह कहती कि प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती और आदमी को उसकी कमाई से नहीं, मन से पहचाना जाना चाहिए। राघव उसकी आंखों में चमकती जिद देखता तो चुप हो जाता, पर उसे संसार की बेरहमी अधिक मालूम थी। उसने देखा था कि समाज प्रेम को आशीर्वाद नहीं देता, पहले उसकी जात, धन, खानदान और लाभ पूछता है। उसने अनन्या से कहा कि अमीर घर की बेटी गरीब घर की रसोई में सिर्फ कविता बनकर नहीं रह सकती, उसे धुएं से भी आंखें जलानी पड़ेंगी। अनन्या ने उत्तर दिया कि वह सब सह लेगी। जब अनन्या ने विक्रम को बताया कि वह राघव से विवाह करना चाहती है, तो मल्होत्रा हाउस में जैसे किसी ने शंख नहीं, युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। विक्रम ने पहले इसे युवावस्था का भ्रम कहा, फिर भावुकता, फिर जिद। उन्होंने पूछा कि उस लड़के के पास क्या है। अनन्या ने कहा, सम्मान। विक्रम हंसे नहीं, पर उनके चेहरे पर कठोरता उतर आई। उन्हें अपने अतीत की धुंधली आग याद आई, पर राघव का नाम सुनकर भी वह संबंध जोड़ नहीं पाए। उनके लिए वह बस एक गरीब युवक था जो उनकी बेटी के जीवन स्तर से बहुत नीचे खड़ा था। करण ने इस विरोध को हवा दी। उसने रिश्तेदारों के सामने कहा कि गरीब लोग प्रेम नहीं, अवसर पहचानते हैं। उसने अनन्या को समझाया कि आज सादगी अच्छी लगती है, पर कल वही गरीबी बोझ बन जाएगी। मीरा ने भी कहा कि समाज में रहना पड़ता है और हर जगह पति का परिचय देते हुए शर्म से बचना आसान नहीं होगा। अनन्या ने सबकी बातें सुनी और अपने निर्णय पर अड़ी रही। उसके भीतर प्रेम के साथ एक स्वाभिमान भी था कि वह अपनी जिंदगी खुद चुनेगी, पर उसे यह पता नहीं था कि चुनाव जीतना और उसे रोज निभाना अलग बातें हैं। सावित्री ने जब राघव से यह सुना तो उसकी आंखों में खुशी से पहले डर आया। उसने बेटे से पूछा कि क्या वह उस लड़की को दुख के लिए अपने घर लाना चाहता है। राघव ने कहा कि उसने कभी मां से कुछ नहीं मांगा, पर इस बार वह अपने मन से हार गया है। सावित्री लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने कहा कि बहू धन लेकर आए या खाली हाथ, घर तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे के मान को बचाएं। उसने राघव को आशीर्वाद दिया, पर गंगा किनारे दिया जलाते समय उसकी प्रार्थना बहुत भारी थी। विवाह अंततः हुआ, पर वह दो संसारों का अनमेल संगम था। मल्होत्रा परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आयोजन भव्य रखा, पर चेहरों पर अपनापन कम था। राघव ने साधारण शेरवानी पहनी, सावित्री ने पुरानी रेशमी साड़ी को फिर से संवारकर ओढ़ा और अनन्या दुल्हन बनकर सचमुच प्रसन्न थी। फेरे लेते समय राघव ने उसके कान में कहा कि वह उसे कभी झूठे वादे नहीं देगा, पर सम्मान से कभी वंचित नहीं करेगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि उसे महलों से अधिक उसका साथ चाहिए। अग्नि ने दोनों की प्रतिज्ञा सुनी, पर समाज ने मन ही मन प्रश्न बचाए रखे। विवाह के बाद जब राघव पहली बार मल्होत्रा हाउस में रहने आया तो विशाल कमरों की ठंडक उसे अजनबी लगी। नौकर उसे साहब कहते, पर उनकी आंखों में संदेह रहता। खाने की मेज पर चांदी के चमचों की आवाज उसे अपने गांव की पीतल की थाली याद दिलाती। अनन्या शुरुआत में हर बात में उसका हाथ थामती, उसे परिवार के बीच बैठाती और कहती कि यह घर अब उसका भी है। पर घर दीवारों से नहीं, लोगों के व्यवहार से अपना बनता है। हर दिन कोई न कोई बात उसे याद दिला देती कि वह यहां स्वीकार नहीं, सहन किया गया है। रिश्तेदार आते तो राघव से व्यवसाय, शेयर और विदेश यात्राओं पर बात करने के बजाय पूछते कि वह अभी भी मशीनें ठीक करता है या नहीं। कोई मजाक में कहता कि अब तो दामाद जी की किस्मत खुल गई। कोई सलाह देता कि वह मल्होत्रा नाम का उपयोग करके बड़ा काम कर सकता है। राघव विनम्रता से उत्तर देता, पर रात को देर तक जागता रहता। अनन्या उसके कंधे पर सिर रखकर कहती कि लोगों की बातों पर ध्यान न दे। वह मुस्कुराता, पर सोचता कि जो तीर उसे लगता है उसकी आवाज शायद पत्नी तक पूरी नहीं पहुंचती।
धीरे धीरे अनन्या भी थकने लगी। हर समारोह में उसे राघव की सादगी का बचाव करना पड़ता। उसकी सहेलियां महंगे रिसोर्ट, विदेश यात्राओं और कारोबारी पतियों की बातें करती, और जब राघव चुप रहता तो उसे असहज मौन घेर लेता। राघव ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, पर उसकी यही निष्कपटता कभी कभी अनन्या को दर्पण दिखा देती। वह अपने प्रेम पर शर्म नहीं करना चाहती थी, फिर भी समाज की लगातार चुभन ने उसके भीतर छोटी छोटी दरारें बना दी। प्रेम का दीपक जल रहा था, पर उसके चारों ओर हवा तेज होती जा रही थी। करण ने इन्हीं दरारों में संदेह के बीज डाले। वह अन्या से कहता कि राघव भले चुप रहता हो, पर चुप आदमी सबसे अधिक योजना बनाता है। उसने कई बार संकेत दिया कि सावित्री ने अपने बेटे को अमीर घर में जमने की सीख दी होगी। अनन्या पहले नाराज होती, फिर चुप रहने लगी। करण ने राघव के पुराने थैले, उसकी मां से लंबी बातें और घर के कागजों में रुचि न लेने तक को शक का रूप दिया। वह जानता था कि सीधा झूठ हमेशा नहीं चलता, पर आधा सच और आधी शंका मिलकर सबसे जहरीला जाल बनाते हैं। राघव ने महसूस किया कि अन्या के प्रश्न बदलने लगे हैं। पहले वह पूछती थी कि मां की दवा ली या नहीं, अब पूछती कि तुमने पापा के दफ्तर में किससे बात की। पहले वह उसके साथ घाट की यादों पर हंसती थी, अब कहती कि किसी सभा में थोड़ा आधुनिक कपड़ा पहन लिया करो। पहले वह उसकी चुप्पी में गहराई देखती थी, अब उसी चुप्पी में छिपाव खोजती थी। राघव उसे दोष नहीं दे पाता, क्योंकि वह जानता था कि अकेले प्रेम करना आसान है, पर समाज के सामने प्रेम की रक्षा करना कठिन तपस्या है। एक दिन सावित्री ने बेटे की आवाज में थकान सुनी। उसने पूछा कि क्या बहू खुश है। राघव ने झूठ बोल दिया कि सब अच्छा है। मां ने उस झूठ को पकड़ लिया, पर कुछ कहा नहीं। उसने केवल यह सलाह दी कि पत्नी को शत्रु मत समझना, क्योंकि कई बार घर की बेटी अपने ही घर की आवाजों से घायल होकर बोलती है। राघव ने सिर हिलाया, पर उसके भीतर डर बैठ गया था कि कहीं अनन्या धीरे धीरे उन लोगों की आंखों से उसे देखने न लगे जिन्होंने उसे कभी जानने की कोशिश नहीं की। यही डर आगे आने वाले अपमान का मौन प्रारंभ था। फिर भी कुछ रातें ऐसी थी जब दोनों पुराने दिनों में लौट आते। अनन्या बिना गहनों के उसके पास बैठती, वह मां के बनाए अचार की डिब्बी खोलता और दोनों एक ही थाली से रोटी खाते। उन क्षणों में मल्होत्रा हाउस की ऊंची दीवारें गायब हो जाती। अनन्या कहती कि वह फिर बनारस जाना चाहती है, जहां उसे अपने चेहरे पर इतने मुखौटे नहीं लगाने पड़ते। राघव मुस्कुराता, पर उसके मन में प्रश्न उठता कि क्या वह सचमुच लौटना चाहती है या बस अपने अपराध बोध से छुट्टी लेना चाहती है। प्रेम अब भी था, पर थकान उसकी छाया बन चुकी थी। कंपनी की वर्षगांठ का निमंत्रण आया तो राघव जाना नहीं चाहता था। उसे पहले से आभास था कि वहां वह अन्या के लिए बोझ बन जाएगा, पर अन्या ने कहा कि अगर वह नहीं गया तो लोग और बातें बनाएंगे। उसने एक नया सूट दिलाने की कोशिश की, पर राघव ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह साफ कपड़े पहन सकता है, पर अपने होने को बदलकर नहीं जा सकता। अनन्या ने इसे जिद समझा, जबकि वह आत्मसम्मान था। दोनों के बीच वही बात पहली बार ठंडी दीवार बनकर खड़ी हुई, जिसे किसी ने छुआ नहीं, पर दोनों महसूस करते रहे। समारोह से पहले करण ने अंतिम जाल बुना। उसने नौकरों को संकेत दिए, मीरा के कान भरे और अनन्या को बताया कि कुछ लोग राघव की नियत पर बात कर रहे हैं। उसने कहा कि वह बहन की इज्जत बचाने के लिए चुप है, पर उसे सावधान रहना चाहिए। अनन्या ने उसे डांटा नहीं। यही करण की पहली जीत थी। जब मन प्रेम से थककर समाज से डरने लगे, तब झूठ को भीतर आने के लिए दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता, वह धुएं की तरह रिश्ता है। उस रात अन्या ने दर्पण में खुद को देखा और पूछा कि क्या उसने सचमुच सही निर्णय लिया था। राघव ने कमरे के एक कोने में अपना छोटा थैला रखा और पिता का पदक छूकर मन ही मन प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि यही पदक उस रात मल्होत्रा साम्राज्य का छिपा हुआ पाप खोल देगा। वह केवल इतना जानता था कि उसे अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना है, चाहे लोग हंसें या तिरस्कार करें। अनन्या ने उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर प्रेम और झिझक का अजीब मिश्रण था। दोनों साथ कार में बैठे, पर रास्ते भर अधिक बात नहीं हुई। गंगा किनारे जन्मा विश्वास लखनऊ की रोशनी में परीक्षा देने जा रहा था। विक्रम मल्होत्रा के झुकते ही जैसे पूरी हवेली की सांस रुक गई। जिन लोगों ने कुछ पल पहले राघव को शक की नजर से देखा था, वे अब अपनी ही आंखों से डरने लगे। संगमरमर के फर्श पर करोड़पति ससुर का माथा गरीब दामाद के पैरों के पास था।
और यह दृश्य किसी भी भाषण से बड़ा सत्य बनकर खड़ा था। राघव पीछे हटना चाहता था, पर विक्रम की उंगलियां उसके पैरों को वैसे पकड़े थीं जैसे कोई डूबता हुआ आदमी आखिरी लकड़ी पकड़ता है। रोशनी अब चमक नहीं रही थी, चुभ रही थी। अनन्या के कानों में थप्पड़ की आवाज बार बार लौट रही थी। वह आवाज बाहर से समाप्त हो चुकी थी, पर उसके भीतर किसी शाप की तरह गूंज रही थी। उसने अपने हाथ को देखा, वही हाथ जिसमें मेहंदी के रंग से कभी राघव का नाम छिपा था, वही हाथ जिसने फेरे लेते समय उसका हाथ थामा था, और आज वही हाथ उसके गाल पर अविश्वास बनकर पड़ा था। उसे लगा जैसे उसके कंगन, हार, साड़ी सब अचानक बहुत भारी हो गए हैं। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि शर्म ने उसके पांव बांध दिए थे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, राघव, मुझे उठाने से पहले मेरी बात सुन लो। आज यदि मैं तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाऊंगा तो शायद मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचेगा। उनकी आंखों से आंसू चश्मे के शीशों पर गिर रहे थे। वह आदमी जिसने व्यापारिक सौदों में कभी आवाज नहीं कांपने दी, आज एक मृत मजदूर के नाम पर टूट रहा था। सभा में खड़े मंत्री, व्यापारी, रिश्तेदार और पत्रकार सब मौन थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अतीत इस वर्तमान को इतनी निर्दयता से काट रहा है। राघव ने धीरे से कहा, आप बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए। यह वाक्य उसकी परवरिश से निकला था, अपमान भूल जाने से नहीं। उसके भीतर अभी भी चोट ताजा थी, मगर मां की शिक्षा उसके हाथों को कठोर नहीं होने देती थी। विक्रम ने सिर उठाया और बोला, बड़ापन उम्र और धन से नहीं आता बेटा। मैं बड़ा होता तो हरीश शर्मा की विधवा को अकेला न छोड़ता। मैं बड़ा होता तो आज तुम्हारी पत्नी को यह दिन देखने न देता। मैं बड़ा होता तो तुम्हारे पिता की राख पर खड़े साम्राज्य को अपना गर्व न कहता। हरीश शर्मा का नाम सुनते ही राघव की देह में जैसे बिजली दौड़ गई। वह नाम उसके लिए केवल पिता का नाम नहीं था, बल्कि एक पूरी भूखी, मेहनती, चुप और उजली विरासत था। उसने विक्रम की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर मालिक नहीं, अपराधी मनुष्य दिखाई दिया। आप सच जानते थे? राघव ने पूछा। इस प्रश्न में आरोप की आग नहीं, वर्षों की अनसुनी पीड़ा थी। विक्रम ने कांपकर उत्तर दिया, सच देखा था, सच से बचता रहा। आदमी कई बार झूठ नहीं बोलता, पर सच को इतना दूर रखता है कि वही पाप बन जाता है। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने धीमे से कहा कि हरीश वही मजदूर था जिसने पुराने कारखाने की आग में विक्रम साहब को बचाया था। कुछ बुजुर्ग कर्मचारी जो कभी उस मिल से जुड़े रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें धुंधली स्मृतियां लौटने लगी। अखबार की छोटी खबरें, घायल मिस्त्री, विधवा और अनाथ बच्चा। मगर नई पीढ़ी के लिए यह कहानी पहली बार खुल रही थी। करण ने दांत भींच लिए। उसे लगा था कि चोरी का आरोप राघव को हमेशा के लिए नीचा कर देगा, पर वही थैला अब मल्होत्रा परिवार की रीढ़ तोड़ रहा था। विक्रम धीरे धीरे खड़े हुए, पर उनकी कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने सभा की ओर मुड़कर कहा, आप सबने अभी मेरे दामाद को गरीब समझकर चोर मान लिया। मैंने भी जीवन में यही गलती की थी। मैंने मजदूर को मजदूर समझा, मनुष्य नहीं। उस रात अगर हरीश शर्मा मुझे धुएं और आग से बाहर न निकालते तो आज यह घर, यह कंपनी, यह सम्मान कुछ भी न होता। उनके शब्दों ने आंगन में रखी हर महंगी वस्तु को छोटा कर दिया। झूमर, फूल, मिठाइयां, शराब के गिलास सब जैसे अपराध के साक्षी बन गए। मेरी जान बचाने के बाद वह खुद आग में जल गए। विक्रम बोले, और मैं बच गया। मैंने उनके परिवार को खोजने की प्रतिज्ञा की थी। कुछ दिन कोशिश की, फिर व्यापार, विस्तार, महत्वाकांक्षा और सत्ता के भोज में वह वचन खोता गया। आज मुझे समझ आ रहा है कि खोया वचन कभी मरता नहीं। वह किसी दिन लौटकर आदमी की औलाद के सामने खड़ा हो जाता है। यह कहते कहते उनकी आवाज फट गई। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि पिता की स्वीकारोक्ति उसके अपने अपराध को और अधिक नग्न कर रही है। राघव चुप खड़ा रहा। उसके मन में एक साथ कई चेहरे उठे। मां सावित्री, जो हर साल गंगा में दिया बहाते समय पिता का नाम लेती थी। पिता का पीतल का पदक, जिसे वह कपड़े में लपेट कर रखता था। बचपन के वे दिन जब स्कूल में बच्चों ने उसे चिढ़ाया था कि उसके पिता मालिकों के लिए मर गए, और आज वही मालिक उसके पैरों में झुक रहा था। यह न्याय था या देर से आया हुआ पश्चाताप, वह तय नहीं कर पा रहा था। मनुष्य का दिल अदालत नहीं होता जहां फैसला तुरंत लिखा जा सके। अन्या ने साहस जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और चेहरा उस लड़की का नहीं लग रहा था
जो अभी थोड़ी देर पहले क्रोध में अंधी हो गई थी। राघव, उसने धीरे से पुकारा। राघव ने उसकी आवाज सुनी पर मुड़ा नहीं। यह चुप्पी किसी दंड से कम नहीं थी। अनन्या ने फिर कहा, मैंने जो किया, पर शब्द वहीं टूट गए। वह क्षमा मांगना चाहती थी, पर क्षमा शब्द उसकी जीभ पर भारी पत्थर बन गया था। कुछ अपराध इतने बड़े होते हैं कि बोलने से पहले आदमी अपना मुंह खो देता है। मीरा पीछे खड़ी थी, चेहरा उतर गया था। वह कुछ देर पहले तक अनन्या के कान में समाज, परवरिश और प्रतिष्ठा की बातें भर रही थी। अब उसे अपने ही शब्द सस्ते और क्रूर लग रहे थे। उसने देखा कि जिसे उसने गंवार समझा था वही सबके सामने सबसे अधिक शांत खड़ा है। अमीरी के वातावरण में पली उसकी समझ पहली बार हिल रही थी। फिर भी उसने आगे आकर क्षमा मांगने का साहस नहीं किया। समाज के लोग अक्सर अपराध में भागीदार होते हैं, पर पश्चाताप में दर्शक बन जाते हैं। उस रात भी वही हुआ। करण ने स्थिति संभालने के लिए कहा, चाचा जी, गलती हो गई, कंगन मिल गया है, बात यहीं खत्म कर दीजिए। इतने बड़े समारोह में पुरानी बातों को। विक्रम ने ऐसी दृष्टि से उसे देखा कि उसका वाक्य वहीं मर गया। पुरानी बातों को क्या करण? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। धूल में दबा दें, जैसे हमने हरीश शर्मा का नाम दबा दिया, जैसे अभी तुमने एक निर्दोष आदमी पर शक की आग लगा दी। करण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है और कर्म की चाल मनुष्य की चालाकी से तेज होती है। नौकरानी कांपते हुए कंगन लेकर सामने आई। वह कंगन सचमुच पूजा की थाली के पीछे फूलों में उलझा था। उसकी चमक अब किसी को सुंदर नहीं लग रही थी। विक्रम ने उसे हाथ में लिया और अन्या की ओर देखते हुए कहा, जिस चीज के लिए तुमने अपने पति का सम्मान तोड़ दिया वह फूलों के नीचे पड़ी थी। हीरे का यह टुकड़ा मिल गया, लेकिन जो विश्वास गिरा है उसे कौन उठाएगा? अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कंगन लेने से मना कर दिया, मानो वह आभूषण नहीं, उसके अपराध का भार हो। राघव ने पहली बार अन्या की ओर देखा। उस दृष्टि में कोई गर्जना नहीं थी, कोई बदले की लपट नहीं थी, पर उसमें ऐसी गहरी थकान थी कि अन्या भीतर तक कांप गई। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, उसने धीरे से कहा। तुम्हें मेरी जेब से प्रमाण चाहिए था, मेरे जीवन से नहीं। तुमने मुझे चोर नहीं कहा, पर तुम्हारा हाथ कह गया। यह सुनते ही अनन्या के घुटने कांप गए। वह वहीं बैठ जाना चाहती थी, उसके पैरों को छूकर रोना चाहती थी, पर उसे लगा कि अभी वह उस अधिकार के योग्य भी नहीं रही। विक्रम ने राघव से कहा, बेटा, मुझे दंड दो। मैं तुम्हारे पिता का ऋणी हूं, तुम्हारी मां का अपराधी हूं। जो मां अपने पति को खोकर भी हाथ नहीं फैलाती, उसके सामने मेरा धन धूल है। कल सुबह मैं स्वयं तुम्हारे गांव जाऊंगा, सावित्री बहन के चरण छूंगा। राघव ने कठोर नहीं पर स्पष्ट स्वर में कहा, मेरी मां चरण छुआने के लिए विधवा नहीं हुई थी। उन्हें दया नहीं चाहिए, सत्य चाहिए, और सत्य केवल शब्दों से नहीं आता साहब। इतने वर्षों की चुप्पी को एक रात की रोशनी में धोया नहीं जा सकता। इस उत्तर ने विक्रम को मौन कर दिया। उसमें क्रोध नहीं था, इसलिए वह और गहरा था। राघव ने पिता का पदक फिर थैले में रखा, जैसे वह किसी जीवित आत्मा को भीड़ से बचा रहा हो। उसने सभा की ओर देखा और कहा, गरीब आदमी की तलाशी लेने से पहले एक बार अपना मन भी टटोल लिया कीजिए। हमारी जेबें खाली हो सकती हैं, पर हर खाली जेब में चोरी नहीं छिपी होती। इन शब्दों पर किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ताली बजाना आसान होता और यह क्षण आसान नहीं था। सबको अपनी अपनी चुप्पी भारी लग रही थी। अनन्या ने रोते हुए कहा, मुझे एक मौका दे दो राघव, मैं डर गई थी। मुझे लगा सब। राघव ने बात काटी नहीं, पर उसका चेहरा और उदास हो गया। तुम सबसे डर गई, मुझ पर भरोसा नहीं कर सकी। उसने कहा, यही तो अंतर है। विवाह में संसार हमेशा बीच में आएगा, पर पति पत्नी को एक दूसरे की आंखों में घर खोजना होता है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे घर नहीं मिला, अदालत मिली। अनन्या सिसक उठी। उसे लगा कि उसके भीतर जो प्रेम था, उसने ही अपनी रक्षा के समय सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया। विक्रम ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कोई भी पत्रकार इस घटना को सनसनी बनाकर बाहर न ले जाए, पर राघव ने शांत स्वर में कहा, सच को बंद मत कीजिए। आपने वर्षों सच बंद रखा, परिणाम सामने है। मुझे अखबारों से डर नहीं लगता, मुझे उस क्षण से डर लगता है जब अपना ही आदमी भीड़ की आंखों से देखने लगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। राघव का हर वाक्य किसी साधारण युवक का नहीं, जीवन से चोट खाए आत्मसम्मान का वाक्य था। उसके पास धन नहीं था,
पर उस रात शब्दों की सबसे बड़ी संपत्ति उसी के पास थी। एक बूढ़े पूर्व कर्मचारी जो अब विक्रम के पुराने परिचित के रूप में समारोह में आए थे, कांपते कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने राघव को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता सचमुच बहादुर आदमी थे। उस आग के बाद हम सबने उनका नाम लिया था, फिर धीरे धीरे डर और रोजी रोटी ने हमारी आवाज बंद कर दी। क्षमा करना, हम मजदूर भी कभी कभी अपने ही नायक को भूल जाते हैं। राघव ने उन्हें प्रणाम किया। इस छोटे से प्रणाम में शिकायत से अधिक करुणा थी। उसने समझ लिया था कि व्यवस्था केवल अमीरों को नहीं, गरीबों की स्मृति को भी गुलाम बना देती है। करण इस दृश्य को सह नहीं पा रहा था। उसने धीरे से मीरा से कहा कि यह सब भावुकता है, कल तक सब सामान्य हो जाएगा। मीरा ने पहली बार उसे कठोर आंखों से देखा और कुछ नहीं बोली। करण को यह चुप्पी भी अपमान लगी। वह सोच रहा था कि यदि राघव को आज नैतिक स्थान मिल गया तो कल अन्या का मन फिर उसकी ओर लौटेगा। विक्रम उसे वारिस जैसा सम्मान दे सकते हैं और उसकी योजनाएं टूट जाएंगी। उसके भीतर ईर्ष्या अब डर में बदल रही थी। पर उस रात कोई उसकी चालाकी नहीं सुन रहा था, क्योंकि कर्म की आवाज अधिक ऊंची थी। राघव ने विक्रम से विनम्रता से हाथ छुड़ाया और कहा, मैं अभी यहां नहीं रह सकता। अनन्या तुरंत बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राघव ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, आज नहीं, आज मैं मां के पास अकेला जाऊंगा। उन्हें बताना होगा कि उनके बेटे ने पिता का पदक बचा लिया पर पत्नी का विश्वास खो दिया। यह वाक्य सुनते ही अन्या जैसे भीतर से बिखर गई। वह चाहती थी कि वह उसे दंड दे, डांटे, क्रोध करे, पर उसका शांत निर्णय उससे अधिक असहनीय था। टूटे हुए आदमी की मर्यादा सबसे कठिन दंड होती है। विक्रम ने ड्राइवर बुलाने को कहा, पर राघव ने मना कर दिया। मैं पैदल बाहर तक चला जाऊंगा, उसने कहा। जिस रास्ते से आया था उसी से लौटना ठीक है। बाहर रात फैल चुकी थी। गेट के पास खड़े सुरक्षाकर्मी, जो कुछ देर पहले उसे संदेह से देख रहे थे, अब सिर झुकाकर खड़े हो गए। राघव ने किसी की ओर कटु दृष्टि नहीं डाली। उसने बस अपने थैले की पट्टी कंधे पर ठीक की। उसके गाल का निशान हल्का पड़ने लगा था, पर भीतर लगा निशान शायद वर्षों तक दिखाई न देकर भी जलता रहेगा। अनन्या दरवाजे तक भागी। उसके पायल की आवाज खाली गलियारे में टूटती हुई गूंजी। राघव, बस एक बार मेरी ओर देखो, उसने रोते हुए कहा। राघव रुका, पर पीछे मुड़ने से पहले उसने लंबी सांस ली। मैंने देखा था अनन्या, उसने कहा। थप्पड़ से पहले भी देखा था, जब तुमने लोगों की आंखों से मुझे तौलना शुरू किया। आज का हाथ अचानक नहीं उठा था, वह कई दिनों से तुम्हारे भीतर बन रहा था। अन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे पहली बार समझ आया कि अपराध एक क्षण में होता है, पर उसका जन्म बहुत पहले हो चुका होता है। राघव बाहर निकल गया। हवेली के भीतर कुछ मेहमान धीरे धीरे खिसकने लगे, पर कोई भी पहले जैसा नहीं था। विक्रम ने कंगन को पूजा की थाली में वापस रखा और दीपक के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें हरीश का जला हुआ चेहरा दिखा, सावित्री का सूना माथा दिखा और राघव का लाल गाल दिखा। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे भगवान, यदि कर्म का हिसाब खुल गया है तो मुझे उससे भागने मत देना। उस रात धन की हवेली में पहली बार प्रायश्चित का अंधेरा उतरा और उसका कोई सजावटी प्रकाश नहीं था। अनन्या अपने कमरे में पहुंची तो दर्पण के सामने रुक गई। वही साड़ी, वही हार, वही सिंदूर, पर चेहरा अपरिचित लग रहा था। उसने धीरे से अपने गहने उतारने शुरू किए। हर आभूषण उतरते ही उसे लगता जैसे समाज की कोई झूठी परत गिर रही हो। अंत में उसने अपने हाथ को देखा, जिसकी हथेली से राघव के गाल पर निशान बना था। उसने उस हाथ को अपने माथे से लगाकर रोते हुए कहा, मैंने प्रेम को अपमानित किया है। पर कमरे की दीवारों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षमा मांगने की शुरुआत हो चुकी थी, पर क्षमा अभी बहुत दूर थी। रात के अंतिम पहर जब राघव रामपुर खेड़ा पहुंचा, तब गांव लगभग सो चुका था। केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर मंदिर की मध्यम घंटी हवा में कांप रही थी। सावित्री के छोटे घर में मिट्टी के दिए की लौ अभी जल रही थी, क्योंकि मां का मन बेटे के लौटने से पहले कभी पूर्ण विश्राम नहीं पाता था। दरवाजे की हल्की आहट सुनते ही वह उठी, पर राघव का चेहरा देखते ही उसके कदम रुक गए। गाल पर हल्का लाल निशान था, आंखों में उससे गहरा घाव था। सावित्री ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने बस चुपचाप पानी का गिलास रखा और बेटे के सामने बैठ गई। मां की चुप्पी कभी कभी अदालत से अधिक कठिन होती है, क्योंकि उसमें आरोप नहीं,
जानने की करुणा होती है। राघव ने पानी नहीं पिया। उसने अपना थैला खोला, पिता का पदक निकाला और सावित्री की हथेली पर रख दिया। माँ, उसने टूटे स्वर में कहा। आज बाबूजी फिर सबके सामने खड़े हो गए। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने पदक को माथे से लगाया, जैसे हरीश की राख से फिर धड़कन लौट आई हो। राघव ने पूरी बात बताई। हर शब्द उसके भीतर से कांटे की तरह निकल रहा था। उसने कंगन का आरोप बताया, भीड़ की चुप्पी बताई, अन्याय का डर बताया और अंत में वह थप्पड़ भी बताया जिसे कहने से पहले उसका गला बंद हो गया। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने बेटे के चेहरे को नहीं, उस समाज को देखा जिसने गरीब आदमी की ईमानदारी को हमेशा प्रमाण पत्र मांगते हुए अपमानित किया था। फिर उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। दर्द यहां कम होगा, उसने कहा, पर जहां विश्वास टूटा है वहां समय को भी बैठकर रोना पड़ेगा। राघव मां की गोद में सिर रखकर बहुत देर तक चुप पड़ा रहा। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद भी उसने ऐसा ही सिर रखा था, पर तब उसे मृत्यु का अर्थ नहीं मालूम था। आज वह समझ रहा था कि जीवित संबंध भी कभी कभी मर जाते हैं। सावित्री ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा कि क्रोध मत पालना, क्योंकि क्रोध गरीब आदमी की बची हुई रोटी भी जला देता है। राघव ने उत्तर दिया कि वह क्रोधित नहीं है, बस खाली हो गया है। मां ने गंगा की ओर देखा और कहा, खाली पात्र में ही भगवान कभी कभी नया सत्य भरते हैं। सुबह होने तक राघव ने निर्णय कर लिया कि वह कुछ दिनों तक लखनऊ नहीं लौटेगा। उसने अन्या को कोई संदेश नहीं भेजा, न फोन उठाया। उसके भीतर प्रेम का जो हिस्सा बचा था वह चिल्लाकर उत्तर देना चाहता था, पर आत्मसम्मान ने उसके हाथ रोक लिए। वह अपने पुराने काम पर चला गया, जहां एक टूटी मोटर और धूल से भरे औजार उसका इंतजार कर रहे थे। मजदूरों ने उसके चेहरे की थकान देखी, पर कुछ पूछा नहीं। गरीबों के बीच दुख को पहचानने के लिए कहानी सुनना जरूरी नहीं होता, आंखें ही पर्याप्त होती हैं। उधर मल्होत्रा हाउस में रात बीतने के बाद भी अंधेरा बना रहा। अनन्या ने सुबह तक एक क्षण नहीं सोया। उसने कई बार राघव को फोन किया, पर हर बार घंटी बजकर शांत हो गई। उसके कमरे में महंगे पर्दे, मुलायम बिस्तर और सुगंधित मोमबत्तियां थीं, फिर भी उसे सब सूना लग रहा था। उसने दर्पण में अपने चेहरे को देखा और पहली बार समझा कि सौंदर्य पश्चाताप को छिपा नहीं सकता। उसका हाथ अब भी जल रहा था। वह सोचती रही कि जिस आदमी ने कभी उसके पांव की टूटी पट्टी बांधी थी, उसने उसी को सबके सामने तोड़ दिया। विक्रम सुबह होते ही उसके कमरे में आए। उनके चेहरे पर रात भर की उम्र उतर आई थी। उन्होंने कहा कि वे राघव के गांव जाना चाहते हैं। अन्या ने तुरंत कहा कि वह भी चलेगी। विक्रम ने उसे देखा और बोले, बेटी, क्षमा मांगना यात्रा नहीं, तपस्या है। वहां तुम्हारे आंसू पर्याप्त नहीं होंगे। जिस घर को हमने वर्षों भूल कर रखा, उस घर के द्वार पर अब हमारी कारों की धूल भी अपराध जैसी लगेगी। अनन्या ने सिर झुका लिया। वह पहली बार पिता की डांट से नहीं, उनके टूटे हुए सत्य से डर रही थी। 2 गाड़ियों का काफिला रामपुर खेड़ा की ओर चला, पर रास्ते में विक्रम ने दूसरी गाड़ी लौटा दी। उन्होंने केवल एक साधारण कार रखी, जैसे विलासिता का प्रदर्शन उस घर के सामने पाप होगा। गांव की कच्ची सड़क पर कार धीरे धीरे बढ़ी। बच्चे उत्सुकता से देखने लगे। बूढ़े चबूतरों से उठकर खड़े हो गए। सावित्री ने दरवाजे से धूल उड़ती देखी और समझ गई कि बीता हुआ समय लौट रहा है। उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की, बस आंगन बुहारा, पीतल का गिलास धोया और हरीश का पदक फिर संदूक में रख दिया, मानो आत्मा को शोर से बचा रही हो। विक्रम ने घर के बाहर उतरते ही जूते उतार दिए। अनन्या ने भी वैसा ही किया। कच्ची जमीन पर उसके नंगे पांव पहली बार संकोच से कांपे। यह वही धरती थी जहां से वह आदमी उठा था जिसे उसने भीड़ के सामने छोटा समझ लिया था। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, सादी सूती साड़ी में, माथे पर हल्दी की फीकी बिंदी, पर चेहरे पर ऐसी दृढ़ता कि अनन्या की आंखें अपने आप झुक गईं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं बहुत देर से आया हूं। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देर समय की नहीं, मन की होती है। विक्रम उनके चरणों की ओर झुकने लगे, पर सावित्री पीछे हट गई। मेरे पैरों में मत झुकिए, उसने कहा। यदि सच में पश्चाताप है तो उस मजदूर की स्मृति के सामने झुकिए जिसे आप भूल गए। आंगन के कोने में हरीश की छोटी तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे तुलसी दल और सूखे फूल रखे थे। विक्रम वहां गए, हाथ जोड़े और फूट पड़े। इतने वर्षों का दमन टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि धन ने उनकी स्मृति को सुन्न कर दिया था।
सावित्री ने रोका नहीं, पर उसकी आंखों में आंसू के साथ कठोरता भी थी। विधवा की करुणा भूलने की छूट नहीं देती। अन्या ने सावित्री के सामने बैठते ही सिर झुका दिया। माँ, वह बोली, पर शब्द सुनते ही सावित्री के चेहरे पर एक हल्की पीड़ा आई। माँ कहना आसान है बेटी, उसने कहा। माँ का बेटा जब अपमानित हो तब उसके साथ खड़ा होना कठिन है। अनन्या रो पड़ी। उसने कहा कि उससे अपराध हुआ, उसने भय में विश्वास खो दिया, वह स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रही। सावित्री ने उसे पानी दिया, पर सांत्वना नहीं दी। क्षमा मांगने आई हो, अच्छा है, उसने कहा, पर मेरे बेटे का घाव तुम्हारे आंसू से नहीं, तुम्हारे बदलते जीवन से भरेगा। राघव उस समय घर पर नहीं था। वह जानबूझकर कार्यशाला चला गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पहली मुलाकात में उसका दर्द तमाशा बने। अनन्या ने आंगन में बैठकर उस घर को देखा। दीवारों पर नमी थी, छत में पैबंद थे, कोने में माँ की दवाइयां रखी थीं और चूल्हे के पास 2 ही थालियां थीं। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपने घर में भोजन छोड़ दिया था, क्योंकि स्वाद मन का नहीं था। यहाँ हर दाने में परिश्रम का सम्मान था। उसके भीतर की अमीरी धीरे धीरे शर्म में गलने लगी। सावित्री ने रसोई में चाय चढ़ाई। अनन्या उठकर मदद करने लगी, पर उसका हाथ अनाड़ी था। चूल्हे के धुएं ने उसकी आंखें जला दी। सावित्री ने बिना व्यंग्य के कहा, धुआं आंख में तभी लगता है जब हम नीचे झुकते हैं। ऊंची रसोई में यह सीख नहीं मिलती। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने आंसू पोंछे और लकड़ी संभाली। उसे पहली बार लगा कि गरीबी केवल कमी नहीं, शरीर से सीखी जाने वाली भाषा है। वह भाषा उसने कभी नहीं सीखी थी, पर उसी भाषा में राघव की आत्मा लिखी गई थी। दोपहर को राघव लौटा। उसने आंगन में पिता की तस्वीर के पास बैठे विक्रम और रसोई के पास खड़ी अनन्या को देखा। उसके कदम क्षण भर रुके, पर चेहरा शांत रहा। अनन्या तुरंत आगे बढ़ी, पर सावित्री की बात याद कर रुक गई। क्षमा मांगने की जल्दबाजी भी कभी स्वार्थ होती है। विक्रम उठे और बोले, बेटा, मैं तुम्हें लेने नहीं, तुम्हारे सामने सच में खड़ा होने आया हूं। राघव ने उन्हें नमस्ते की, फिर मां की ओर देखा। सावित्री ने आंखों से कहा कि निर्णय तेरा है। इस घर में भावनाएं भी आदेश नहीं देती। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और उससे पहले तुम्हें अकेला छोड़ा। मुझे माफ कर दो, पर अगर अभी नहीं कर सकते तो मैं प्रतीक्षा करूंगी। यह वाक्य पहले वाली अनन्या से अलग था। उसमें अपना बचाव कम था, स्वीकार अधिक। राघव ने उसकी ओर देखा और बोला, माफी कोई दरवाजा नहीं कि तुमने खटखटाया और मैं खोल दूं। यह तो खेत है, बीज डालोगी, मौसम सहोगी, तब शायद कुछ उगे। अनन्या ने सिर हिलाया। उसे उत्तर मिल गया था, पर राहत नहीं मिली। शायद वही उचित था। विक्रम ने चेकबुक निकालनी चाहिए, पर राघव ने तुरंत हाथ रोक दिया। कृपया इसे वापस रखिए, उसने कहा। मेरे पिता की जान का मूल्य मत लिखिए। विक्रम शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा कि वह सहायता करना चाहते हैं। राघव ने उत्तर दिया कि सहायता और क्षतिपूर्ति में अंतर है। यदि सचमुच कुछ करना है तो उन मजदूरों के लिए कीजिए जिनकी आवाज अभी भी मशीनों के शोर में दब जाती है। सावित्री ने पहली बार बेटे की ओर गर्व से देखा। हरीश का रक्त धन से नहीं, न्याय की बात से पहचाना गया था। करण को जब पता चला कि विक्रम स्वयं राघव के गांव गए हैं, तो उसके भीतर बेचैनी फैल गई। उसने शहर में अफवाह फैलानी शुरू की कि राघव और उसकी मां अब पुराने एहसान का लाभ उठाकर संपत्ति मांगेंगे। उसने कुछ कर्मचारियों से कहा कि गरीब लोग पहले सम्मान की बात करते हैं, फिर कागज पर हिस्सा लिखवाते हैं। यह बात धीरे धीरे दफ्तर के गलियारों और रिश्तेदारों की चाय में फैलने लगी। करण जानता था कि चरित्र की हत्या तलवार से नहीं, फुसफुसाहट से होती है। वह राघव को फिर से शक के घेरे में लाना चाहता था। अनन्या कुछ दिन गांव में रहना चाहती थी, पर राघव ने साफ कहा कि यह दया का अभिनय नहीं होना चाहिए। उसने पूछा कि क्या वह सचमुच यहाँ की धूल, बीमारी, साधारण भोजन और लोगों की निगाहों को सह पाएगी। अन्या ने कहा कि वह प्रमाण देना चाहती है, पर राघव ने कहा कि प्रमाण उसे नहीं, स्वयं को देना होगा। अंततः वह एक दिन के लिए रही। उसने सावित्री के साथ कुएं से पानी खींचा, मंदिर में दिया जलाया और शाम को गंगा किनारे हरीश के लिए प्रार्थना की। वह टूट रही थी, पर शायद पहली बार भीतर से बन भी रही थी। गंगा के घाट पर सूर्यास्त लाल था। सावित्री ने हरीश के नाम का दिया पानी में रखा और अनन्या ने कांपते हाथों से दूसरा दिया जलाया। उसने मन ही मन कहा कि वह उस थप्पड़ का भार जीवन भर ढोएगी, यदि यही उसे विनम्र बनाए रखे। राघव कुछ दूर खड़ा था।
उसने देखा कि अनन्या के आंसू सच हो सकते हैं, पर घाव अभी ताजा था। प्रेम ने भीतर से पुकारा कि उसे गले लगा ले, पर आत्मसम्मान ने कहा कि जो संबंध स्वयं को समझे बिना लौटता है वह फिर टूटेगा। उसने केवल गंगा की ओर देखा। शाम को विक्रम और अनन्या लौट गए। राघव ने उन्हें रोका नहीं, पर विदा करते समय कठोरता भी नहीं दिखाई। अनन्या ने कार में बैठने से पहले सावित्री के पैर छुए। इस बार सावित्री पीछे नहीं हटी, पर उसने सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बेटी, बहू बनने से पहले मनुष्य बनना सीखो। ये शब्द अनन्या के भीतर गहरे उतर गए। लौटते समय लखनऊ की सड़कें लंबी लग रही थीं। कार की खिड़की से बाहर अंधेरा भाग रहा था, पर अनन्या को लग रहा था कि असली अंधेरा उसके भीतर था, जिसे अब धीरे धीरे पहचानना होगा। मल्होत्रा हाउस लौटकर उसने अपना कमरा बदला। उसने महंगी सजावट हटाने को कहा, पर विक्रम ने रोका। बाहरी चीजें हटाने से भीतर का अहंकार नहीं जाता, उन्होंने कहा। अनन्या ने चुपचाप यह बात स्वीकार की। उसने ट्रस्ट की पुरानी फाइलें मंगवाई, मिल दुर्घटना के रिकॉर्ड खोजे और हरीश शर्मा का नाम जहां भी गायब था उसे दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू की। पर हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय उसे राघव का चेहरा याद आता। वह समझ चुकी थी कि इतिहास को कागज पर ठीक करना आसान है, किसी के हृदय में नहीं। राघव गांव में अपने काम पर लौट आया, पर उसके भीतर भी शांति नहीं थी। वह अनन्या को भूलना नहीं चाहता था, पर तुरंत स्वीकार भी नहीं कर सकता था। रात को मां सो जाती, तब वह बाहर चौखट पर बैठकर सोचता कि क्या प्रेम अपमान से बड़ा हो सकता है। फिर पिता का पदक हाथ में लेकर उसे याद आता कि हरीश ने आग में छलांग लगाई थी, पर आग से बाहर आने वाले लोगों ने उन्हें भूल दिया। क्या क्षमा का अर्थ फिर से जलना है, या क्षमा वह दिया है जो जलता भी है और प्रकाश भी देता है? उत्तर अभी दूर था। कुछ सप्ताह बीते। अन्या ने फोन कम किए, संदेश छोटे भेजे। वे संदेश दया या रोने से भरे नहीं होते थे, बल्कि काम की बात बताते थे। उसने लिखा कि मिल के मजदूरों की सुरक्षा जांच शुरू हुई है। उसने लिखा कि वह सावित्री की दवा भेजना चाहती है, पर अनुमति के बिना नहीं भेजेगी। उसने लिखा कि उसने मीरा से अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार की है। राघव हर संदेश पढ़ता, पर उत्तर देर से देता। भरोसा टूटी मिट्टी का घड़ा था। उसे जोड़ने के लिए सोने की जरूरत नहीं, धैर्य की जरूरत थी। उसी समय करण ने अपना अगला कदम उठाया। उसने कंपनी के कुछ खातों में हेरफेर शुरू किया और दोष पुराने उत्पादन विभाग पर डालने की योजना बनाई। उसे लगा कि विक्रम भावनात्मक रूप से कमजोर है, अनन्या अपराध बोध में डूबी है और राघव परिवार से दूर है। यही अवसर था। उसने नकली बिल, घटिया मशीन पुर्जों की खरीद और मजदूरों के वेतन में देरी का जाल फैलाया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिन मशीनों को वह केवल संख्या समझता था, उन्हें पढ़ने वाला एक गरीब मिस्त्री कभी भी उसके झूठ की आवाज पहचान सकता है। रामपुर खेड़ा में उस रात सावित्री ने राघव से कहा कि कर्म का अगला पहिया घूम रहा है। राघव ने पूछा कि मां को कैसे पता। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा कि जब बड़े घरों में पश्चाताप जागता है तो छिपे हुए पाप भी बेचैन हो जाते हैं। उसने बेटे से कहा कि अपने दुख को इतना बड़ा मत बना कि दूसरों का अन्याय दिखाई देना बंद हो जाए। राघव ने दूर अंधेरे में देखा। उसे लगा कि उसके जीवन की राह फिर मल्होत्रा परिवार की ओर मुड़ सकती है, पर इस बार वह पति बनकर नहीं, सत्य का साक्षी बनकर लौटेगा। लखनऊ लौटने के बाद मल्होत्रा हाउस की हवा पहले जैसी नहीं रही। महंगे फूल अब भी हर सुबह बदले जाते थे। रसोई में केसर की खुशबू अब भी उठती थी और दरवाजे पर गार्ड अब भी सीना ताने खड़े रहते थे, पर भीतर कहीं एक अदृश्य दरार फैल चुकी थी। विक्रम अक्सर अपने अध्ययन कक्ष में देर तक बैठे हरीश शर्मा की पुरानी फाइल देखते रहते। अनन्या ने भी समारोहों से दूरी बना ली थी। रिश्तेदार इसे शर्म का असर कहते, पर वह जानती थी कि यह शर्म नहीं, आत्मा का धीरे धीरे जागना था। कंपनी में भी एक अजीब बेचैनी फैलने लगी। पुराने करघे बार बार रुक जाते, नए पुर्जे जल्दी घिस जाते और तैयार कपड़े में दोष निकलने लगे। मजदूरों का वेतन 2 सप्ताह से रुका था, जबकि खातों में खर्च दिखाया जा चुका था। उत्पादन प्रबंधक घबराए हुए थे, पर करण हर बैठक में शांत चेहरा लेकर बैठता और कहता कि समस्या पुराने सिस्टम और निकम्मे मजदूरों की है। विक्रम थके हुए मन से सब सुनते, पर पहले जैसी तीखी निगाह अब उनमें नहीं रही थी। अपराध बोध ने उनके निर्णयों की धार को कुंद कर दिया था। करण को यही अवसर चाहिए था।
उसने नकली कंपनियों के नाम पर मशीन पुर्जों की खरीद दिखाई, घटिया माल ऊंचे दाम पर खरीदा और अंतर अपनी छिपी हुई खातों में भेजता रहा। कुछ कर्मचारियों को उसने बोनस का लालच देकर चुप रखा, कुछ को नौकरी जाने का डर दिखाया। वह चाहता था कि घाटे का दोष उत्पादन विभाग, मजदूरों और पुराने प्रबंधन पर आए। फिर वह बोर्ड के सामने विक्रम को अक्षम सिद्ध करके नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। उसे लगता था कि धन की दुनिया में नैतिकता केवल भाषण की चीज है, असली शक्ति दस्तावेजों की चोरी में छिपी होती है। एक सुबह मिल के गेट पर मजदूर जमा हो गए। उनके हाथों में कागज नहीं, खाली टिफिन थे, जो किसी भी नारे से अधिक भारी प्रतीक थे। वेतन न मिलने से घरों में राशन खत्म हो रहा था, बच्चों की फीस रुकी थी और दवाइयां उधार पर मिलनी बंद हो गई थी। एक बूढ़ा मजदूर बोला कि मालिक लोग घाटे की बात करते हैं, पर उनका चूल्हा कभी बंद नहीं होता। यह बात हवा में फैल गई। प्रबंधन ने सुरक्षा बुला ली, पर भूखे आदमी की आंखों से पुलिस की लाठी भी डरती है। संकट अब दीवारों के भीतर नहीं रहा था। अन्या ने पहली बार मजदूरों की भीड़ को अपने कार्यालय की खिड़की से नहीं, नीचे आकर देखा। उसे उनके चेहरों में वही धूल, वही थकान और वही अपमान दिखाई दिया जो उसने राघव के गांव में देखा था। एक स्त्री मजदूर अपनी गोद में बीमार बच्ची लेकर खड़ी थी और कह रही थी कि वेतन मिले बिना दवा नहीं आएगी। अनन्या के गले में अटकन हुई। उसे याद आया कि कभी उसके एक कंगन की कीमत पर उसने अपने पति का विश्वास तोड़ दिया था। आज इन लोगों के लिए वही धन जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। विक्रम ने स्थिति संभालने की कोशिश की, पर बैठक के बीच ही उनके सीने में दर्द उठा। डॉक्टर बुलाए गए, घर में घबराहट फैल गई और कुछ घंटों के लिए सब समझ गए कि साम्राज्य का मालिक भी शरीर की एक नस पर निर्भर है। अस्पताल में विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, यदि मेरे साथ कुछ हो जाए तो हरीश के ऋण को अधूरा मत छोड़ना। अनन्या रो पड़ी। उसे लगा कि पिता अब केवल बीमारी से नहीं, अपने ही जीवन के बोझ से टूट रहे हैं। उसी रात उसने राघव को लंबा संदेश लिखा, पर भेजने से पहले मिटा दिया। आखिर उसने केवल इतना लिखा कि मिल में संकट है, मजदूरों का वेतन रुका है और पिता अस्पताल में है। उसने यह नहीं लिखा कि वह उसे वापस पति बनाकर बुला रही है। उसने लिखा कि यदि वह कभी मजदूरों की भाषा समझता था तो शायद अब उनकी मदद कर सकता है। संदेश भेजने के बाद उसने फोन मेज पर रख दिया और बहुत देर तक प्रार्थना करती रही। राघव ने संदेश पढ़ा तो उसका मन काम गया। वह मल्होत्रा घर नहीं लौटना चाहता था, पर भूखे मजदूरों की छवि उसके पिता के धुएं से भरे कारखाने की याद से मिल गई। सावित्री ने बेटे की आंखों में वही संघर्ष पढ़ लिया। उसने पूछा, मन फिर उसी आग की ओर जा रहा है? राघव ने कहा कि वह अपमानित घर में लौटना नहीं चाहता। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुझे घर में नहीं, अन्याय के बीच जाना है। जिस आग ने तेरे पिता को छीन लिया, उसमें किसी और गरीब की रोटी न जले तो जाना धर्म है। राघव ने मां के पैरों को छुआ। उसके भीतर पति का घाव अभी ताजा था, पर पिता की विरासत उससे बड़ी थी। वह अगले ही दिन लखनऊ के लिए निकल पड़ा। मिल के गेट पर जब राघव पहुंचा तो कुछ मजदूर उसे पहचानते नहीं थे, पर उसकी चाल में ऐसा अपनापन था कि वे रास्ता छोड़ते गए। उसने कोई बड़ी गाड़ी नहीं ली, न किसी पद का दावा किया। कंधे पर वही पुराना थैला था। आंखों में थकान थी, पर हाथों में औजारों की स्मृति जाग रही थी। अन्या ने उसे दूर से देखा और उसका हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, पर उसने स्वयं को रोका। इस बार वह उसके सामने पत्नी की बेचैनी से नहीं, जिम्मेदारी की विनम्रता से खड़ी होना चाहती थी। राघव ने विक्रम से अस्पताल में मुलाकात की। विक्रम बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ने चाहे, पर राघव ने रोक दिया। साहब, अभी भावनाओं का समय नहीं, उसने कहा। पहले बताइए, मजदूरों का वेतन क्यों रुका है और मशीनें क्यों टूट रही हैं? विक्रम की आंखों में कृतज्ञता और शर्म साथ साथ आई। उन्होंने फाइलें दिखाईं, पर संख्याएं उलझी हुई थी। राघव ने कहा कि कागज झूठ बोल सकते हैं, मशीन नहीं। यदि अनुमति हो तो वह मिल की लाइन खुद देखना चाहता है। विक्रम ने बिना देर किए अनुमति दे दी। उत्पादन हाल में प्रवेश करते ही राघव के भीतर कुछ बदल गया। भारी मशीनों की गंध, तेल का ताप, कपास की धूल और करघों की खड़खड़ाहट ने उसे पिता की दुनिया में वापस पहुंचा दिया। उसने एक एक मशीन की आवाज सुनी, जैसे डॉक्टर नाड़ी सुनता है। कुछ पुर्जे नए दिख रहे थे, पर उनकी धातु सस्ती थी। बेल्ट बदली गई थी, पर आकार सही नहीं था।
सुरक्षा वाल्व पर नकली मुहर लगी थी। राघव ने तुरंत समझ लिया कि यह केवल लापरवाही नहीं, सोची समझी धोखाधड़ी है। उसके चेहरे पर कठोर शांति उतर आई। करण भी वहां पहुंचा और व्यंग्य से बोला, जीजा जी, अब आप कंपनी के विशेषज्ञ बन गए हैं। राघव ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। विशेषज्ञ नहीं, उसने कहा, मिस्त्री हूं। फर्क यह है कि विशेषज्ञ रिपोर्ट पढ़ता है, मिस्त्री मशीन की करा सुनता है। मजदूरों के चेहरे पर हल्की आशा चमकी। करण ने हंसकर कहा कि कंपनी की समस्याएं इतनी सरल नहीं हैं। राघव ने उत्तर दिया कि झूठ अक्सर जटिल दिखना चाहता है ताकि कोई उसे छूने की हिम्मत न करे। करण की आंखों में पहली बार असुविधा तैर गई। राघव ने पुराने खरीद रिकॉर्ड, मरम्मत रजिस्टर और गोदाम की पर्चियां मंगवाई। उसने देखा कि जिन पुर्जों की खरीद लाखों में दिखाई गई थी, वे स्थानीय कबाड़ी माल से भी घटिया थे। कुछ बिल ऐसी कंपनियों के थे जिनका पता बंद दुकान निकला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हस्ताक्षर उत्पादन विभाग के नाम पर दिखाए गए थे, पर तिथियों में असंगति थी। अनन्या उसके साथ बैठी रही, हर तथ्य लिखती रही। उसके लिए यह केवल कंपनी की जांच नहीं थी, वह सीख रही थी कि सत्य धैर्य मांगता है और विश्वास प्रमाणों के साथ फिर से बनाया जाता है। एक पुराने मजदूर नसीम चाचा ने राघव को अलग बुलाया। उन्होंने बताया कि कुछ रातों को बंद शिफ्ट के बाद अजनबी लोग गोदाम में आते थे और नए पुर्जों के डिब्बे बदल दिए जाते थे। उन्होंने विरोध किया था, पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी मिली। राघव ने पूछा कि क्या कोई प्रमाण है। नसीम चाचा ने कांपते हाथों से पुराना मोबाइल निकाला जिसमें धुंधली वीडियो थी। उसमें करण का खास आदमी गोदाम में पेटियां बदलवा रहा था। राघव ने वीडियो देखते ही लंबी सांस ली। करम कभी कभी सबसे गरीब जेब में भी प्रमाण छिपा देता है। अनन्या ने जब वीडियो देखा तो उसके चेहरे पर आक्रोश और लज्जा दोनों आए। उसे याद आया कि करण ने कितनी बार राघव के बारे में विष बोया था और वह कई बार चुप रही थी। उसने उसी क्षण तय किया कि इस बार वह मौन नहीं रहेगी। उसने बोर्ड की आपात बैठक बुलवाई। करण ने इसे रोकने की कोशिश की, पर विक्रम ने अस्पताल से लिखित आदेश भेज दिया। बैठक में बड़े निदेशक, कानूनी सलाहकार और परिवार के सदस्य आए। राघव एक कोने में बैठा रहा, जैसे उसे कुर्सी नहीं चाहिए। उसके पास सत्य था और सत्य को सिंहासन की आवश्यकता नहीं होती। बैठक शुरू होते ही करण ने आरोप लगाया कि भावनात्मक कमजोरी में कंपनी एक बाहरी आदमी पर भरोसा कर रही है। उसने राघव को फिर गरीब, असंबद्ध और अनुभवहीन कहने की कोशिश की। इस बार अनन्या खड़ी हुई। उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने कहा, जिसे तुम बाहरी कहते हो, उसके पिता के बलिदान पर यह कंपनी खड़ी है, और जिसे तुम अनुभवहीन कहते हो, उसने उन मशीनों में चोरी पहचानी है जिन्हें हम सब कागजों में खो बैठे। यह सुनकर कमरे में चुप्पी फैल गई। राघव ने पहली बार अनन्या को अपने पक्ष में नहीं, सत्य के पक्ष में खड़ा देखा। इस बात प्रमाण रखे गए, नकली बिल, बैंक ट्रांसफर, घटिया पुर्जों की जांच रिपोर्ट, गोदाम की वीडियो और मजदूरों के बयान। करण का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया। उसने कहा कि यह सब उसे फंसाने की चाल है, पर उसके अपने हस्ताक्षर कई कागजों पर मिल गए। कानूनी सलाहकार ने स्पष्ट कहा कि यह आर्थिक धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और श्रमिक सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला है। विक्रम वीडियो कॉल पर सब देख रहे थे। उनकी आंखों में दुख था, पर इस बार उन्होंने रिश्तेदारी को न्याय से बड़ा नहीं माना। उन्होंने करण को तत्काल पद से हटाने का आदेश दिया। करण गुस्से में चिल्लाया कि मल्होत्रा परिवार एक गरीब दामाद के कारण अपने ही खून को बर्बाद कर रहा है। राघव ने शांत स्वर में कहा, खून रिश्ते से नहीं, कर्म से गंदा होता है। यह वाक्य कमरे में हथौड़े की तरह गिरा। करण ने अनन्या की ओर देखा, पर इस बार वहां कोई संदेह नहीं था जिसे वह अपने पक्ष में मोड़ सके। अनन्या ने स्पष्ट कहा कि मजदूरों का वेतन उसी दिन जारी होगा और जिन परिवारों को देरी से नुकसान हुआ है उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उसका स्वर आदेश का नहीं, प्रायश्चित का था। शायद यही उसकी पहली सच्ची जिम्मेदारी थी। समस्या केवल कागजों से हल नहीं होनी थी। मशीनें सचमुच खराब थीं, उत्पादन रुका था और मजदूरों का विश्वास टूट चुका था। राघव ने 3 दिन मिल में रहकर मरम्मत की योजना बनाई। वह मजदूरों के साथ फर्श पर बैठा, उनके डिब्बे से सूखी रोटी खाई और हर लाइन पर जाकर जोखिम समझाया। अनन्या भी उसके साथ गई। शुरू में मजदूरों ने उसे मालिक की बेटी समझकर दूरी रखी,
पर जब उसने बिना घृणा के तेल भरे पुर्जे उठाए और घायलों के मुआवजे की सूची खुद लिखी तो उनकी आंखों में कठोरता थोड़ी नरम हुई। एक शाम मजदूरों ने वेतन मिलने के बाद भी काम रोक दिया। वे बोले कि पैसा मिल गया पर विश्वास कैसे लौटेगा। राघव ने उन्हें दोष नहीं दिया। उसने कहा कि जिस घर की दीवार गिरती है वहां सिर्फ ईंट लगाकर भरोसा नहीं लौटता, नींव दिखानी पड़ती है। अनन्या ने सबके सामने अपने गहने उतार दिए। उसने कहा कि ये आभूषण उस दिन मेरे अहंकार के साथी थे, आज इन्हें मजदूर सहायता कोष में रखती हूं। कोई ताली नहीं बजी, पर कई स्त्रियों की आंखें भर आईं। प्रायश्चित का असली मूल्य तब होता है जब वह दिखावे से अधिक त्याग मांगे। विक्रम अस्पताल से छुट्टी पाकर सीधे मिल पहुंचे। डॉक्टर ने मना किया था, पर उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर पाप हुआ प्रायश्चित भी वहीं शुरू होना चाहिए। उन्होंने मजदूरों के सामने स्वीकार किया कि कंपनी ने सुरक्षा और सम्मान दोनों में भूल की है। उन्होंने हरीश शर्मा के नाम पर श्रमिक सुरक्षा और परिवार सहायता कोष बनाने की घोषणा की। राघव दूर खड़ा था। सावित्री की शिक्षा उसके कानों में गूंज रही थी कि दान नहीं, अधिकार। उसने विक्रम से कहा कि कोष केवल स्मारक न बने, उसमें मजदूरों की समिति का नियंत्रण हो। विक्रम ने तुरंत सहमति दी। उस रात पहली बार राघव और अनन्या अकेले उत्पादन हाल के बाहर मिले। मशीनें धीरे धीरे फिर चलने लगी थी और दूर से उनकी आवाज किसी घायल शरीर की लौटती धड़कन जैसी लग रही थी। अनन्या ने कहा, आज तुमने कंपनी बचाई। राघव ने उत्तर दिया, मैंने केवल उन लोगों की रोटी बचाने की कोशिश की जिनकी आवाज मेरे पिता की आवाज जैसी है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने धीमे से कहा कि वह जानती है, एक बैठक में साथ खड़े होने से वह रात नहीं मिट सकती। राघव ने पहली बार बिना कठोरता के उसकी ओर देखा। मिटाना जरूरी भी नहीं, उसने कहा, कुछ घाव याद रहना चाहिए ताकि आदमी फिर वही गलती न करे। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वह उसके लौटने की मांग नहीं करेगी, पर उसके साथ चलने की योग्यता कमाना चाहती है। राघव ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके स्वर में पहले जैसी दूरी नहीं थी। तभी मिल के भीतर से एक मजदूर ने आवाज दी कि पुरानी लाइन फिर चल पड़ी है। राघव उठकर अंदर चला गया। अनन्या ने उसे जाते देखा और समझ गई कि प्रेम अब विनती से नहीं, कर्म से लौटेगा। करण के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज हुई। कुछ रिश्तेदारों ने इसे परिवार की बदनामी कहा, पर विक्रम ने स्पष्ट उत्तर दिया कि बदनामी अपराध उजागर होने से नहीं, अपराध छिपाने से होती है। यह वाक्य सुनकर अनन्या को अपने पिता में नया साहस दिखाई दिया। मीरा ने भी उसे फोन कर क्षमा मांगी, पर अनन्या ने कहा कि क्षमा केवल शब्दों से नहीं, अपने वर्ग के अहंकार को पहचानने से शुरू होती है। वह बदलना चाहती थी, पर उसे समझ आ गया था कि परिवर्तन कोई आभूषण नहीं जिसे एक दिन पहन लिया जाए, वह रोज की कठिन साधना है। मिल की मरम्मत पूरी होते होते एक सप्ताह बीत गया। मजदूरों ने राघव को धन्यवाद देना चाहा, पर उसने हाथ जोड़कर कहा कि धन्यवाद उस आदमी को दीजिए जिसने कभी आग में किसी को बचाया और हमें सिखाया कि श्रम की गरिमा सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने पिता का नाम लिया तो कई पुराने मजदूरों ने सिर झुका दिया। विक्रम की आंखें भर आईं। अन्या ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि हरीश शर्मा केवल इतिहास की फुटनोट नहीं, इस कंपनी की आत्मा है। यह घोषणा सुनकर राघव की आंखों में नमी आई, पर वह चुप रहा। रात को जब वह वापस गांव जाने लगा, अनन्या गेट तक आई। इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने केवल कहा कि सावित्री मां को प्रणाम कहना, और यदि अनुमति दें तो वह फिर आना चाहती है। बिना गाड़ी के शोर, बिना दिखावे के। राघव ने थोड़ा ठहरकर कहा कि मां का द्वार बंद नहीं रहता, पर भीतर आने वाला अपना अहंकार बाहर छोड़कर आए। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दुख था, पर उसमें एक शांत संकल्प भी था। राघव ने पहली बार महसूस किया कि शायद टूटे हुए विश्वास की राख से धीमा सच्चा अंकुर निकल सकता है। करण की गिरफ्तारी ने मल्होत्रा परिवार की चमक पर अंतिम चोट की तरह काम किया। अखबारों ने इसे व्यापारिक घोटाला कहा, रिश्तेदारों ने इसे घर की बदनामी, पर विक्रम ने पहली बार सत्य को छिपाने की जगह उसे स्वीकार किया। अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई। नकली कंपनियों के खाते बंद हुए और जिन कर्मचारियों ने डरकर झूठ का साथ दिया था वे धीरे धीरे सामने आने लगे। राघव गांव लौट चुका था, पर उसका नाम अब दफ्तरों में फुसफुसाहट से नहीं, सम्मान से लिया जाने लगा। फिर भी उसके भीतर कोई विजय नहीं थी।
केवल थकान थी। रामपुर खेड़ा में सावित्री ने बेटे को लौटते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की शांति पढ़ ली। उसने पूछा नहीं कि मल्होत्रा घर में क्या हुआ, क्योंकि मां जानती थी कि कुछ युद्ध बाहर जीते जाते हैं और भीतर अधूरे रह जाते हैं। राघव ने चुपचाप उसके पास बैठकर कहा कि मजदूरों का वेतन मिल गया, मशीनें चल पड़ी और हरीश शर्मा के नाम पर कोष बनेगा। सावित्री ने गंगा की दिशा में देखा और बोली, तेरे पिता का नाम पत्थर पर नहीं, कर्म में जीवित रहे तो वही सच्चा श्राद्ध है। उधर अनन्या ने अपने जीवन को सचमुच बदलना शुरू किया। उसने क्लबों, आभूषण प्रदर्शनियों और उन सभाओं से दूरी बना ली जहां लोग मनुष्यों को उनकी कीमत से तौलते थे। वह रोज मिल जाती, मजदूर समितियों की बैठकों में बैठती और बोलने से अधिक सुनना सीखती। शुरू में लोग उसे संदेह से देखते, पर उसने संदेह से भागने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि जिस विश्वास को उसने एक थप्पड़ में तोड़ा था, उसे कोई सुंदर भाषण नहीं लौटा सकता। उसे दिन ब दिन अपनी ही पुरानी परछाई से लड़ना था। विक्रम ने हरीश शर्मा श्रमिक सुरक्षा और परिवार सहायता न्यास की स्थापना की घोषणा एक बड़े होटल में नहीं, पुरानी मिल के प्रांगण में करने का निर्णय लिया। वही मिल जहां वर्षों पहले आग ने एक मजदूर की देह ली और एक उद्योगपति की सांस बचाई थी। मजदूरों ने सफाई की, पुराने दरवाजे पर गेंदा और आम के पत्तों की तोरण बांधी गई, किसी महंगे मंच की जगह लकड़ी की साधारण चौकी रखी गई। विक्रम ने विशेष रूप से सावित्री और राघव को आमंत्रित किया, पर निमंत्रण में विनती थी, आदेश नहीं। सावित्री ने निमंत्रण पत्र को लंबे समय तक देखा। उस पर हरीश का नाम पहली बार बड़े अक्षरों में छपा था। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने राघव से पूछा कि क्या वह जाना चाहता है। राघव ने कहा कि वह पिता के लिए जाएगा, अपने सम्मान की घोषणा सुनने के लिए नहीं। सावित्री ने उसकी बात समझ ली। उसने संदूक से हरीश का धुला हुआ कुर्ता निकाला, जिसे वह वर्षों से संभाल कर रखे थी। बोली, आज तेरे पिता नहीं जा सकते, पर उनकी सुगंध साथ जाएगी। समारोह वाले दिन आकाश साफ था, पर हवा में बीते हुए धुएं की स्मृति जैसे अब भी तैर रही थी। राघव ने साधारण सफेद कुर्ता पहना, सावित्री ने फीकी पर स्वच्छ साड़ी, और दोनों बिना किसी दिखावे के मिल पहुंचे। गेट पर मजदूरों ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की। यह नमस्ते दया का नहीं, बराबरी का था। अनन्या दूर खड़ी थी। उसने न आगे दौड़ लगाई, न रोकर दृश्य बनाया। उसने बस सिर झुकाकर सावित्री को प्रणाम किया। सावित्री ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, पर उसकी आंखें गंभीर रहीं। विक्रम मंच पर आए तो पहले जैसी मालिकाना दृढ़ता उनमें नहीं थी, पर एक नई विनम्रता थी। उन्होंने माइक पकड़ा और कुछ क्षण बोल नहीं पाए। सामने मजदूरों की पंक्तियां थी, उनके पीछे परिवार, अधिकारी और पत्रकार। उन्होंने हरीश की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और फिर कहा, मैं आज सम्मान देने नहीं, ऋण स्वीकार करने आया हूं। यह सुनते ही सभा शांत हो गई। उन्होंने आग की घटना, अपनी भूल, वर्षों की उपेक्षा और राघव के अपमान को सबके सामने स्वीकार किया। शब्दों में सजावट नहीं थी, इसलिए वे सीधे हृदय तक पहुंचे। फिर विक्रम ने सावित्री को मंच पर बुलाया। सावित्री धीरे धीरे चली, जैसे हर कदम वर्षों के अपमान, प्रतीक्षा और धैर्य पर रखा जा रहा हो। उसने मंच पर पहुंचकर हरीश की तस्वीर के सामने दीप जलाया। विक्रम उसके पैरों की ओर झुके, पर उसने फिर उन्हें रोका। झुकना है तो इस तस्वीर के आगे झुको, उसने कहा, और उससे भी अधिक उन मजदूरों के आगे जो रोज बिना नाम के अपना जीवन लगाते हैं। विक्रम ने सिर झुका दिया। उस क्षण सभा में उपस्थित हर मजदूर की आंखों में अदृश्य सम्मान चमक उठा। न्यास की शर्तें पढ़ी गईं। मजदूरों की सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी, दुर्घटना पीड़ित परिवारों को सहायता मिलेगी, बच्चों की शिक्षा का खर्च उठेगा और समिति में मजदूरों की बराबर भागीदारी होगी। राघव ने दस्तावेज ध्यान से सुने। वह जानता था कि भावना बिना व्यवस्था के फिर खो जाती है। उसने एक दो सुधार सुझाए, जिन्हें विक्रम ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यह दृश्य अन्या के लिए गहरा था। वह देख रही थी कि सम्मान का अर्थ किसी को ऊंचा आसन देना नहीं, उसकी बात को गंभीरता से सुनना है। समारोह के अंत में विक्रम ने घोषणा की कि पुरानी मिल के मुख्य द्वार पर हरीश शर्मा की स्मृति पट्टिका लगेगी। जब कपड़ा हटाया गया तो पीतल की पट्टिका पर शब्द चमक उठे, हरीश शर्मा, श्रमिक, रक्षक और इस उद्योग की नैतिक नींव। सावित्री ने उन शब्दों को देखा तो उसका चेहरा कांप गया। उसने वर्षों तक अपने पति को छोटे संदूक,
दिए और स्मृतियों में बचाकर रखा था। आज दुनिया ने उसे पढ़ा। राघव ने मां का हाथ पकड़ा। दोनों रोए नहीं, पर उनकी चुप्पी में गंगा की पूरी धारा बह रही थी। अनन्या उसी दिन राघव से अकेले बात करना चाहती थी, पर उसने जल्दी नहीं की। समारोह समाप्त होने के बाद वह सावित्री के पास आई और बोली कि यदि अनुमति हो तो वह गंगा किनारे हरीश बाबू के लिए दिया जलाना चाहती है। सावित्री ने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। दिया जलाने से पहले मन की कालिख पहचाननी पड़ती है, उसने कहा। अनन्या ने उत्तर दिया, मैं पहचान रही हूं मां, और हर दिन डरती हूं कि कहीं फिर भूल न जाऊं। सावित्री ने धीमे से सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आया। पिछले वर्ष अनन्या ने यह व्रत महंगे उपहारों और सहेलियों की हंसी के बीच किया था। इस बार वह सुबह सुबह बिना सूचना रामपुर खेड़ा पहुंची। उसने चमकदार साड़ी नहीं, साधारण सूती साड़ी पहनी थी। हाथ में पूजा की थाली थी, पर आंखों में आग्रह नहीं। सावित्री ने आश्चर्य से उसे देखा। अनन्या ने कहा कि वह व्रत दिखावे के लिए नहीं, अपने भीतर की अशुद्धि को याद रखने के लिए रख रही है। राघव बाहर खड़ा सुन रहा था। उसके हृदय में पुराना दर्द हिला, पर उसके साथ एक धीमी करुणा भी उठी। दिन भर अनन्या ने सावित्री के साथ घर के छोटे काम किए। उसने पानी भरा, दाल धोई, तुलसी पर जल चढ़ाया और बिना शिकायत भूखी रही। दोपहर में चक्कर आया तो सावित्री ने कहा कि व्रत शरीर तोड़ने का साधन नहीं, मन को अनुशासित करने का मार्ग है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा कि उसका मन ही सबसे अधिक अनियंत्रित था। सावित्री ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेर दिया। यह स्पर्श क्षमा नहीं था, पर क्षमा की दिशा में खुलती छोटी खिड़की था। अनन्या की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू रोक लिए। रात को चांद बादलों के पीछे देर तक छिपा रहा। गांव की औरतें छलनी, दिया और लोटा लेकर छतों पर प्रतीक्षा कर रही थी। अनन्या भी आंगन में खड़ी थी। राघव कुछ दूरी पर था, मानो वह इस परंपरा को स्वीकार भी कर रहा हो और उससे बच भी रहा हो। अंततः बादल हटे और चांद निकला। अनन्या ने छलनी से चांद देखा, फिर राघव को। उसकी आंखों में अब अधिकार नहीं, विनम्र प्रार्थना थी। उसने जल अर्पित किया, पर राघव से पानी लेने से पहले धीमे से पूछा, क्या मुझे यह अधिकार है? राघव के भीतर वर्षों की पीड़ा और प्रेम एक साथ उठे। उसे वह रात याद आई जब इसी स्त्री के हाथ ने उसका अपमान किया था। उसे वह दिन भी याद आया जब वही स्त्री मिल में मजदूरों के बीच खड़ी हुई थी। मनुष्य केवल अपने अपराध से नहीं, अपने पश्चाताप की यात्रा से भी पहचाना जाता है। उसने लोटा उठाया और अनन्या को पानी दिया। वह क्षण कोई पूर्ण मेल नहीं था, पर टूटे हुए पुल पर पहली मजबूत लकड़ी रखी गई। अनन्या ने पानी पीते समय सिर नहीं उठाया, जैसे विनम्रता को आंखों में टिकाना सीख रही हो। कुछ सप्ताह बाद अदालत ने करण की जमानत याचिका कठोर शर्तों पर सुनी। उसके विरुद्ध प्रमाण मजबूत थे और परिवार का दबाव अब उसके पक्ष में नहीं था। जेल के बंद कमरे में पहली बार उसे अपने अकेलेपन का अनुभव हुआ। उसने विक्रम को संदेश भेजा कि परिवार ने उसे त्याग दिया है। विक्रम ने उत्तर दिया कि परिवार अपराध को ढाल नहीं बना सकता। फिर भी उन्होंने उसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की। कर्म दंड देता है, पर मनुष्य को निर्दय बनने का आदेश नहीं देता। यह शिक्षा विक्रम ने देर से पर गहराई से सीखी थी। मीरा ने भी धीरे धीरे अनन्या से मिलना चाहा। वह पहले जैसी चमकदार भाषा लेकर आई थी, पर सामने बैठते ही उसकी आवाज कमजोर हो गई। उसने कहा कि उसने भी उस रात आग में घी डाला था। अनन्या ने उसे दोष देने के बजाय पूछा कि वे दोनों किस समाज की बेटियां थीं, जहां पति की गरिमा से अधिक लोगों की राय महत्वपूर्ण लगती थी। मीरा चुप हो गई। दोनों ने तय किया कि मल्होत्रा ट्रस्ट अब फोटो खिंचवाने वाली दया नहीं करेगा, बल्कि बुनकरों, मजदूरों और श्रमिक स्त्रियों की शिक्षा पर काम करेगा। परिवर्तन की शुरुआत असुविधाजनक प्रश्नों से हुई। राघव तुरंत मल्होत्रा हाउस लौटकर रहने नहीं गया। उसने स्पष्ट कहा कि विवाह को फिर से बसाने से पहले दोनों को अपने अपने भीतर घर बनाना होगा। अनन्या ने इसे अस्वीकार नहीं किया। वह सप्ताह में 2 दिन गांव आती, सावित्री से सीखती और बाकी दिन मिल व न्यास का काम देखती। राघव कभी उसे काम में मार्गदर्शन देता, कभी चुप रहता। धीरे धीरे उनकी बातचीत में आरोप कम और सत्य अधिक होने लगा। एक शाम राघव ने पहली बार उससे पूछा कि उसने भोजन किया या नहीं। यह छोटा प्रश्न अनन्या के लिए किसी बड़े क्षमा पत्र से अधिक मूल्यवान था। सावित्री यह सब देखती रही। वह चाहती तो बेटे को कह सकती थी
कि बहू को लौटा लाओ या पूरी तरह छोड़ दो, पर उसने कोई आदेश नहीं दिया। उसने जाना था कि प्रेम को भी परिपक्व होने का समय चाहिए। एक दिन उसने राघव से कहा, बेटा, टूटे घड़े में पानी फिर रखा जा सकता है, पर दरार याद रहनी चाहिए। वही दरार आदमी को सावधान रखती है। राघव ने पूछा कि क्या क्षमा करना कमजोरी है? सावित्री ने उत्तर दिया, जो अपनी गरिमा बचाकर क्षमा करे वही सबसे बलवान होता है। दीपावली आई तो मल्होत्रा हाउस और रामपुर खेड़ा के बीच नया संकल्प बना। इस बार विक्रम ने महल में विशाल पार्टी नहीं रखी। वह स्वयं सावित्री, राघव और अन्या के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। मजदूर परिवारों के बच्चों को नए कपड़े दिए गए, पर कैमरों को दूर रखा गया। हर परिवार ने एक एक दिया जलाया। घाट पर सैकड़ों लौ तैर उठी, जैसे अंधेरे ने पहली बार हार स्वीकार की हो। विक्रम ने राघव से कहा कि उसने धन कमाना सीखा था, पर आज वह मनुष्य होना सीख रहा है। राघव ने शांत होकर कहा कि सीखने में देर हो तो भी शुरुआत करनी चाहिए। घाट की सीढ़ियों पर अनन्या राघव के पास बैठी थी। उसने कहा कि वह अब भी हर रात उस थप्पड़ की आवाज सुनती है। राघव ने लंबी सांस ली और कहा कि वह भी सुनता है, पर अब उसके बाद की आवाजें भी सुनने लगा है। मजदूरों की, माँ की, पिता की और उसके बदलते कदमों की। अनन्या रो पड़ी, पर इस बार उसके आंसू दया मांगते नहीं थे, वे स्वीकार करते थे। उसने पूछा कि क्या वह फिर उसके साथ चल सकती है। राघव ने कहा, चलना है तो बराबर चलना, आगे या पीछे नहीं। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। राघव ने कुछ क्षण उसे देखा। वही हाथ जिसने उसे मारा था अब कांप रहा था, पर खाली था। न अहंकार, न कंगन, न दावा। उसने उस हाथ को थाम लिया। यह क्षमा की अंतिम घोषणा नहीं थी, पर जीवन की नई शुरुआत थी। सावित्री ने दूर से देखा और आंखें बंद कर हरीश को याद किया। शायद किसी अदृश्य लोक में हरीश मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके बेटे ने अपमान का उत्तर अपमान से नहीं, गरिमा से दिया था। यही उनके रक्त की असली जीत थी। विक्रम ने गंगा में एक दिया छोड़ा और कहा, हरीश, आज भी मैं तुम्हारा ऋणी हूं, पर अब इस ऋण को छिपाऊंगा नहीं। दिया जल पर तैरता हुआ बाकी दियों में मिल गया। राघव ने अनन्या से कहा कि विवाह केवल मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं, प्रतिदिन एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने का व्रत है। अनन्या ने सिर झुका दिया। उसने अपने सिंदूर को छुआ, जैसे पहली बार उसका अर्थ समझ रही हो। आकाश में पटाखों की आवाज उठी, पर घाट पर बैठे इन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव भीतर की शांति थी। कुछ महीनों बाद राघव ने लखनऊ और रामपुर खेड़ा के बीच रहना स्वीकार किया। वह मिल की तकनीकी सुरक्षा समिति का सलाहकार बना, पर वेतन का बड़ा हिस्सा श्रमिक बच्चों की पढ़ाई के लिए देता। अनन्या ने उसके निर्णय पर गर्व किया, रोकने की कोशिश नहीं। उनके कमरे में अब महंगे चित्रों के साथ हरीश और सावित्री की तस्वीरें भी लगी। मल्होत्रा हाउस में पहली बार नौकरों के लिए अलग भोजन नहीं, समान रसोई का नियम बना। बदलाव पूर्ण नहीं था, पर सच्चा था। पुरानी दीवारें तुरंत नहीं गिरती, पर उनमें दरवाजे खुलने लगे थे। राघव और अनन्या का प्रेम अब पहले जैसा सरल नहीं था। उसमें चोट की स्मृति, पश्चाताप का नमक, संघर्ष की आग और सम्मान की नई मिट्टी मिली हुई थी। कभी कभी पुरानी बातें लौट आती, अनन्या चुप हो जाती। राघव दूर देखने लगता, तब वे भागते नहीं, बात करते। यही उनका नया धर्म था। एक रात अनन्या ने कहा कि उसने उसे खोकर ही समझा कि प्रेम में विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। राघव ने उत्तर दिया कि उसने भी सीखा, क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, दर्द को मनुष्यत्व में बदलना है। अंतिम बार जब वे गंगा किनारे दिया बहाने गए, सावित्री उनके साथ थी। उसने हरीश का पदक राघव को लौटाते हुए कहा कि अब इसे छिपाकर रखने की आवश्यकता नहीं। राघव ने पदक अनन्या की हथेली पर रखा। वह कांप उठी। जिस निशानी को कभी तमाशा बनाया गया था, वही अब विश्वास की रखवाली बनकर उसके हाथ में थी। उसने पदक माथे से लगाया और कहा कि वह इसे धन की तरह नहीं, धर्म की तरह संभालेगी। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल घाव नहीं, धीमी स्वीकृति भी थी। दिया जल पर बहता गया। गंगा ने किसी से नहीं पूछा कि कौन अमीर है, कौन गरीब, किसने अपमान किया, किसने क्षमा दी। वह सबको अपनी धारा में लेकर आगे बढ़ती रही। जैसे समय मनुष्यों के पाप और पुण्य दोनों को बहाकर उन्हें सीख में बदल देता है। राघव ने अनन्या का हाथ थामा, सावित्री ने आशीर्वाद दिया और दूर मंदिर की घंटी बज उठी। उस ध्वनि में हरीश का बलिदान, विक्रम का पश्चाताप, अनन्या की तपस्या और राघव की गरिमा एक साथ घुल गए।
कर्म का हिसाब कठोर था, पर उसमें करुणा भी थी।